नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, हम अंकित भाटी सर की जो सामान्य ज्ञान की बुक थी जिसमें 11,000 क्वेश्चन दिए हुए थे, इसके तहत हमने जो है पोल्टी की मैराथन देखी। यानी पोल्टी मैंने 3 घंटे में 1500 क्वेश्चन कराया, स्टैटिक जीके मैंने 1200 क्वेश्चन कराया 3 घंटे के आसपास। तो ये 2 चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई। देखिए, मैं साइंस देख रहा था और साइंस में हम लोग जो है फिजिक्स का मैराथन आज देखेंगे। यानी जो कंप्लीट फिजिक्स में 600 प्लस क्वेश्चन है जो अलग अलग एग्जाम में आए हैं, वो हम इसमें देखेंगे, जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगी। ठीक, तो देखते हैं। उसके बाद जो है कोई दूसरा टॉपिक उठाएंगे। हमारा चैप्टर क्या होगा, तो मापन, यानी जो मात्रक होता है वही हमारा पहला चैप्टर होगा। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का इकाई क्या है। तो देखिए, टेस्ला है। क्या है? टेस्ला है। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है। तो सभी को प्रकाश वर्ष क्या है, तो दूरी का मात्रक है। देखिए, वर्ष लगा है तो समय ना लगाइएगा आप, क्योंकि ऑप्शन में समय भी देखो दिया हुआ है, लेकिन ये गलत है। दूरी का मात्रक है। किसका है? दूरी का। अगला क्वेश्चन दिया है कि वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, जिसमें वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फनल के साथ मापने वाला सिलेंडर होता है। तो ये होता है रेन गेज। क्या होता है? रेन गेज। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आवेग का मात्रक क्या है। तो देखिए, न्यूटन सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध मात्रक है ओम का। किसका है? ओम का। धारा का क्या है? एम्पियर है। धारा का क्या मात्रक है? एम्पियर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शक्ति की भौतिक मात्रा का विमीय सूत्र क्या है। तो देखिए, इसका विमीय सूत्र है m1 L2 T-3। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? देखिए, P इक्वल टू क्या होता है? W/T होता है। P इक्वल टू W/T होता है। W क्या है? कार्य है। कार्य क्या होता है? बल। देखिए, बल लगाकर किसी भी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। W=Fs। तो आप जब यहाँ रखेंगे तो आप समझ जाएंगे। यस मतलब क्या होता है? विस्थापन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। तो सभी को पता है, जूल है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा कि ताप का एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए, ताप का जो है केल्विन होता है। एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पारसेक किसका मात्रक है। पारसेक जो किसका मात्रक है, तो दूरी का है। किसका है? दूरी का है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो दिया हुआ, इसमें देखते हैं। अगला दिया है प्रतिबल की एसआई यूनिट निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ये पास्कल है। क्या है? पास्कल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। मैंने अभी बताया कि धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। यही सही है, बाकी सारे गलत हुए। अगला क्वेश्चन है कि कैंडला निम्नलिखित में से किस आधार राशि की एसआई यूनिट है। तो देखिए, दीप तीव्रता या ज्योति तीव्रता। कैंडला ज्योति तीव्रता या दीप तीव्रता का एसआई मात्रक है। अगला क्वेश्चन है कि घन मीटर या मीटर क्यूब किसका एसआई मात्रक है। व्युत्क्रम मात्रक यानी इकाई है। तो ये आयतन का है। किसका है? आयतन का है। ये आप सब लोग जानते होंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि धारा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है। तो देखिए, धारा किसकी है? एम्पियर है। धारा क्या है? एम्पियर का मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि आरोही क्रम में समय की सही इकाई का चयन कीजिए। आरोही क्रम मतलब क्या होता है? तो बढ़ते क्रम होता है। क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम होता है। तो देखिए, बढ़ते हुए क्रम में इसमें जो है सबसे बड़ा क्या होगा, मतलब सबसे छोटे से बढ़ जाएंगे। तो देखिए, सबसे छोटा क्या होगा? सेकंड होगा। और सबसे बड़ा क्या होगा? वर्ष। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। समझ में कि नहीं? पहले सेकंड, फिर मिनट, फिर घंटा, फिर दिन, फिर महीना, फिर वर्ष। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि एक तारा पृथ्वी से 12 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इस तारे से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगेगा। तो लगेगा 12 वर्ष। कितना लगेगा? 12 वर्ष। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमारे 16 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुए हैं। कितने क्वेश्चन? 16 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये और है इसमें। देखिए, बस एक दिक्कत क्या है, यहाँ देखिए 59 नंबर जो क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें 4-5 क्वेश्चन जो है स्लाइड मतलब आगे पीछे हो गई हल्का सा। बस यही 5-6 क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके बाद जो है 17 नंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए मतलब थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा। ठीक, थोड़ा मतलब क्या हुआ, मैं कई बार कोशिश किया लेकिन नहीं हो पाया। फाइनली जो फिर मैंने कहा चलो ठीक, समझा देंगे, आप लोग समझ जाएंगे। देखिए, इसमें लिखा है कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मापने की इकाई क्या है। तो एंगस्ट्रॉम है। क्या है? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या है? तो एंगस्ट्रॉम है। अगला है उच्च तापमान मापने के लिए किस उपकरण। मैंने बताया था कि जहाँ पे पायरो वर्ड लगेगा वहाँ उच्च तापमान होगा। ये मैंने बोर्ड पे भी कराया था जब यंत्र करा रहा। तो देखिए, पायरो यहाँ लगा। पायरोमीटर मतलब उच्च तापमान। अगर पूछे कि सूर्य का ताप हम किससे मापते हैं, तो पायरोमीटर से ही मापते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मापन इकाइयों की CGS प्रणाली की निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है। देखिए, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो देखिए, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड कहाँ है? ये देखो।
ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये समय की एसआई की यूनिट क्या है, तो सेकंड है। समय का क्या है, सेकंड है। अगला क्वेश्चन दिया है कि सही कथन पहचान कीजिए। तो देखिए जूल शक्ति का मात्रक है, नहीं। अगला न्यूटन शक्ति, हाँ न्यूटन देखिए बल का मात्रक, ये सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला स्तंभों का मिलान कीजिए। तो चलते हैं देखते हैं स्तंभ में क्या। देखिए विद्युत धारा मैंने बताया है, विद्युत धारा किसका मात्रक है, तो ये एम्पियर का है। किसका है, एम्पियर का। विभवांतर यानी वोल्ट का हो जाएगा। तो देखिए अगर हमें 2 पता है ना तो हमारा काम हो जाएगा। देखिए पहला क्या है, 4 नंबर सॉरी दोस्तों, देखिए देखिए गले में थोड़ा खराश आ जाती है ना, लगातार बोलो। देखिए विद्युत धारा एम्पियर है, तो ऑप्शन नंबर ए का क्या हो जाएगा, 4। तो देखिए ए का 4, बी का तीसरा हो जाएगा, फिर ये ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सा मौसम संबंधी उपकरण है जिसमें एक कीप के आकार का संग्राहक होता है जो एक मापने वाली ट्यूब से जुड़ा होता है और इसका उपयोग एक निश्चित समय के प्रति इकाई क्षेत्रफल में वर्षा के लिए मापन के लिए किया जाता है। तो ये कौन सा होता है, ये होता है मानव वर्षा गेज। दोस्तों देखिए जो आवाज़ आ रही है ना वो ट्रक की आवाज़ है। ठीक, क्योंकि रोड पे मतलब है, रात में 2 बजे वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए है आ रही आवाज़, बाकी और कोई मतलब आवाज़ नहीं आएगी। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन है, जिन बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाना होता है वोल्टमीटर उन बिंदुओं से कैसे जुड़ा होता है। तो ये जुड़ा होता है संकेंद्रित वृत्तों में। देखिए दोस्तों ये जो आवाज़ आती है ना, इससे मैं भी बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरी वीडियो जो है फिर इफ़ेक्टिव नहीं लगती है। लेकिन थोड़ी मतलब दिक्कत है तो क्या ही किया जाए, अपने हाथ में तो है नहीं, दूसरे के घर में रहो तो यही दिक्कत है। अगला क्वेश्चन, एक विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विद्युत संभावित अंतर को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला होता है। तो देखिए वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों वहाँ 16 तक देखे थे, अब 17 नंबर से हम यहाँ देखेंगे। देखिए यहाँ लिखा है किलोवाट घंटा की इकाई क्या है। तो देखिए किलोवाट घंटा की इकाई क्या है, तो इसकी इकाई है किलोवाट घंटा की ऊर्जा। क्या है, ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा कि विद्युत विभवांतर की। तो देखिए विभवांतर अभी ऊपर देखिए मैंने ओल्ट था, क्या था, ओल्ट। तो विभवांतर का मतलब क्या हो जाएगा, ओल्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो देखिए कैलोरी, ऊर्जा, फोन और बीटीयू। तो इसमें कौन सा नहीं है, तो फोन नहीं है। अगला एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो देखिए प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। देखिए यहाँ पे अगर किलोमीटर ना होगा तो 10⁻15 मीटर हो जाएगा, समझे कि नहीं, क्योंकि 1 किलोमीटर में 10⁻3 यानी 1000 मीटर होता है। तो यही इसमें जुड़ जाएगा 12 में, तो 12 3 15 हो जाएगा। कभी कभी कंफ्यूज करता है तो ये इसीलिए बता दिया। अगला है कि कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है। तो इसमें कौन सा है, इसमें द्रव्यमान है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक धातु व्यंजक चाप या त्रिज्या के लिए है। तो ये कौन सा है, समतल कोण है। अगला क्वेश्चन है कि त्वरण का एसआई मात्रक सेकंड का घातांक क्या होता है। तो देखिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता नहीं, तो ये जब ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे गॉस नामक इकाई मापा जाता है। तो ये कौन सा हो, चुंबकीय प्रेरण हो जाएगा। अगला राशि के मापन और इसकी इकाई का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो देखिए इसमें नहीं कौन सा है, तो वजन जो है घन मीटर, ये गलत है। दाब पास्कल, ताप केल्विन, द्रव्यमान किलोग्राम सही है। अगला क्वेश्चन है कि दाब मापने के लिए एसआई इकाई क्या है। तो देखिए दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। क्या होता है, पास्कल होता है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है वही दाब कहलाता है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि 1 नॉटिकल मील किसके बराबर होता है। तो देखिए इसमें से कोई नहीं है। 1 नॉटिकल मील जो है ये 1852 के बराबर होता है, यानी मोटा मोटा समझ लो कि 1800 होता है, समझ में कि नहीं, 1850 मान लो, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हर्ज क्या है। तो देखिए हर्ज क्या है, मतलब हर्ज किसकी मात्रक, तो आवृत्ति की है। किसकी है, आवृत्ति की है। अगला है गतिशील श्यानता या सही मात्रक क्या है। तो देखिए गतिशील श्यानता का सही मात्रक न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई का पहचान कीजिए। तो डेसिबल। आप जब मैच सुनते होंगे जैसे ध्वनि आती है या कोई उस तरह का खिलाड़ी आता है तो खूब शोर होता है, तो जो शोर होता है ना वो किस में मापते हैं, तो डेसिबल में ही मापते हैं। अगला क्वेश्चन है रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है। तो देखिए बेकुरल है। क्या है, बेकुरल है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेंस की शक्ति का, तो लेंस की जो शक्ति का माप है वो डायोप्टर है। क्या है, डायोप्टर।
अगला निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई है? तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है टेस्ला। अगला क्वेश्चन क्या दिया होगा कि निम्नलिखित में से किस राशि के एसआई मात्रक का नाम ब्लेज पास्कल के नाम पे रखा गया था? तो ये दाब का था। अगला 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। अगला 1 पाउंड किसके बराबर होता है? तो 1 पाउंड जो होता है ये 16 औंस के बराबर होता है। अब देखिए एमटीएस में पूछे गए हैं, एसएससी में, इधर देखेंगे सीएसएल में पूछे गए। अगला है कि संवेग का सही मात्रक क्या होता है? तो देखिए संवेग का होता है एमवी यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भौतिक राशि का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है? तो देखिए ये दोनों गलत हुए हैं। इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी जो बल बराबर न्यूटन है यही है। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। देखिए ये हमारी लास्ट स्लाइड है इस चैप्टर की, ठीक। इसमें है भौतिक में हबल नियतांक क्या होता है? तो ये होता है माप की एक इकाई जो ब्रह्मांड के विस्तार की व्याख्या करती है। अगर किस तापमान का फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होता तो -40 ये मतलब तापमान -40 डिग्री पर होता है। आप ये जानते भी होंगे, कई बार आप जब सॉल्व किए होंगे क्वेश्चन तो मिला भी होगा। अगला क्वेश्चन है कि लंबाई की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की इकाई क्या है? तो ये इकाई है मतलब इसका जो है किसकी पूछा? तो लंबाई का तो मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर। अगला क्वेश्चन है लेंस की शक्ति -2.0 डायोप्टर। डी क्या है? तो डायोप्टर है। क्या है? लेंस का क्या है? डायोप्टर होता है। लेंस किस में मापते हैं? तो डायोप्टर में। अगला क्वेश्चन है कि टार की इकाई है। तो देखिए टार जो इकाई है किसकी है? टार इकाई है दाब की। किसकी है? दाब की है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से थर्मोडायनेमिक तापमान की एसआई इकाई क्या है? तो देखिए इसकी इकाई है केल्विन। क्या है? केल्विन। अगला क्वेश्चन है दो पिंडों के तापमान में 30 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है, डिग्री फ़ारेनहाइट में यह अंतर कितना होगा? तो देखिए ये अंतर होगा 54 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी उसी राशि को मापता है जिसे एसआई मात्रक पास्कल के द्वारा मापा जाता है? तो ये मापा जाता है टार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अगला है महो एक पदार्थ की इकाई है। तो ये किसकी इकाई है? तो ये है चालकत्व की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कैलोरी ऊष्मा ऊर्जा लगभग तो देखिए एक कैलोरी ऊष्मा ऊर्जा जो होती है वो किसके बराबर होती है? तो देखिए इसमें जो है 3 दशमलव कितना दिया है? 4.2 ये जो है ऊर्जा के बराबर होती है। अगला 30 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन किसके बराबर होता है? तो 243। ये तो आप सॉरी देखिए ये 243 नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है 243 तो एक केल्विन में होता, तो 30 केल्विन जो होगा तो ये होगा 303 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 303 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि डायोप्टर को आप निम्न में से किसके साथ जोड़ेंगे? तो देखिए डायोप्टर को हमें जोड़ना है किसके साथ? ऑप्थेल्मोलॉजी के साथ, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए आँख से संबंधित ऑप्थेल्मोलॉजी, तो आँख जो है हम आँख से संबंधित बीमारी में ही तो डायोप्टर जोड़ेंगे क्योंकि लेंस का काम है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई है। तो इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसमें रैखिक गति के समान आयाम है? तो ये किसमें है? आवेग में है। अगला क्वेश्चन 1 मीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं? तो ये होते हैं, ये जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेवर प्रति सेकंड किसका मात्रक है? तो देखिए ये मात्रक है वोल्ट का, ठीक, मतलब वेबर प्रति सेकंड किसके बराबर है? तो ये है वोल्ट के बराबर। किसके? वोल्ट के बराबर है। अगला क्वेश्चन दिया है किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एसआई इकाई है? तो ये है मोल। कौन सा है? पदार्थ की मात्रा क्या होता है? मोल होता है। अगला क्वेश्चन है कूलाम प्रति सेकंड के समतुल्य है। तो ये किसके समतुल्य है? एम्पियर के। आपने सुना होगा Q=IT। क्या सुना होगा? Q=IT। अब देखिए हम T को इधर लाएंगे तो Q/T=I। तो देखिए I एम्पियर होगा और Q कूलाम होगा और T क्या होगा? सेकंड। तो कूलाम पर सेकंड एम्पियर के बराबर। समझ में कि नहीं? अगला क्वेश्चन दिया है कि एसआई उपसर्गों के संदर्भ में 10⁻⁻15 को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फेम्टो। 10 की घात, देखिए आपने सुना होगा टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, ये सारी चीज़ें सुनी है ना, उसी में से आ जाता है 15 फेम्टो। अगला क्वेश्चन लिखा है विकल्पों में उल्लिखित इकाइयों में से कौन सा एक अन्य की तुलना में सबसे बड़ा है? तो इसमें सबसे बड़ा है टेरा। क्या बड़ा है? टेरा। मैंने बताया टेरा गीगा यानी 10⁻12 यही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अब अगला चैप्टर आएगा यांत्रिकी। क्या आता है? यांत्रिकी सेकंड चैप्टर हमारा है। इसमें देखिए लिखा है कि समुद्र में तैर रही एक शार्क यह दिखाती है। क्या दिखाती है? कर्षण दिखाती है। क्या दिखाती है? कर्षण। देखिए ऑप्शन के हिसाब से मैं आंसर बता रहा हूँ, ठीक।
अगला, बच्चे खेलते समय कैरम बोर्ड पर पाउडर इसलिए छिड़कते हैं घर्षण को कम करने के लिए, यानी घटाने के लिए। भाई घर्षण कम हो, मतलब वो गिट्टी होती है जिसे कहते हैं, गोटी जो होती है वो मतलब भागे सरपट, इसीलिए जो है उस पर पाउडर छिड़कते हैं। अगला क्वेश्चन, न्यूटन निम्नलिखित में से कौन सा नियम बल की परिणात्मक परिभाषा। तो देखिए परिभाषा दूसरे में मिलता है, गति का कौन सा नियम, दूसरे, F = ma। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बल के परास का घातांक 10⁻⁻16 होता है, तो ये कौन सा होता है, दुर्बलीय होता है, दुर्बलीय नाभिकीय होता है। अगला है, के अनुसार उस क्षेत्र के द्वारा विभाजित बल के बराबर होता है जिस पर वह कार्य करता है, तो ये होता पास्कल का नियम के अनुसार। ठीक, अब देख ली, अगर हम इसमें डिटेल से बताने लगेंगे ना तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। मेरा मानना है कि आप लोग थ्योरी पढ़ चुके होंगे या नहीं पढ़े, तो जहाँ आपको जिस टॉपिक में ज़्यादा दिक्कत हो ना वो थ्योरी पढ़िए आप, समझ में कि नहीं। जैसे देखिए 67 क्वेश्चन मैंने किस में करा है, मात्रक में केवल करा है। आप सोच लीजिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि नहीं मात्रक, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है तभी तो इतना क्वेश्चन आया है, समझ में कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि जड़त्व किसके समानुपाती है, तो देखिए जड़त्व जो समानुपाती है द्रव्यमान के। अगला, एक बाहरी निकाय है जो, मतलब इसमें से एक बाहरी निकाय है जो किसी पिंड का विराम अवस्था या एक समान गति को बदलने के लिए लगाया जाता तो बल। अब देख ली, मतलब ऑप्शन हिंट भी दे रहा है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में रहेगी, यदि कोई गतिशील है तो गतिशील में रहेगी, जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया जाएगा, समझे कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरक्षित बल की विशेषता है, तो देखिए इसमें से ऑप्शन नंबर डी जो है, इसके द्वारा किए गए कार्य पूरी तरह से पुनर्प्राप्ति योग्य है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, यदि दो बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं से कार्य करते हैं तो उस पर लगने वाले कुल बल का परिणाम दोनों बलों के परिणाम का कितना होता है, तो मतलब का होता है, तो अंतर होता है, क्या होता है, अंतर। अगला है, घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है, घर्षण का बल हमेशा लागू बलों का क्या विरोध करता है, समझा कि नहीं। अगला क्वेश्चन है कि घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, तो इसमें से घर्षण गति का विरोध करता है, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि विसर्पी घर्षण होता है, तो देखिए ये घर्षण क्या होता है, सीमित घर्षण से थोड़ा कम, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह चाल जिस पर कोई वस्तु किसी ग्रह के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चली जाए और कक्षा में प्रवेश कर जाए वह क्या कहता है, तो पलायन वेग, क्या होता है, पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी अगर हम कोई पिंड या कोई भी चीज़ 11.2 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब, यानी एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर अगर हम इतनी स्पीड से किसी चीज़ को फेंकेंगे तो वो मतलब पलायन कर जाएगी, समझे कि नहीं, यानी हमारे वायुमंडल को छोड़कर वो पलायन कर जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब कोई पिंड दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कता है तो इस गति के प्रतिरोध को क्या कहते हैं, तो देखिए ये रोलिंग घर्षण होगा, कौन सा होगा, लुढ़कता है ना तो रोलिंग हो जाएगा। अगला, एक निकाय विश्रामावस्था में कहलाएगा यदि वह क्या है, समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है, तो सही है भाई, परिवर्तन नहीं करेगा तो विरामावस्था में ही तो रहेगा, तो यही तो हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु स्थित है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा में गति कर रही है तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। ये कथन क्या है, तो गति का प्रथम नियम, मैंने बताया ना, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में तो विराम में रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में तो गतिमान अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, तो ये न्यूटन का पहला नियम है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है। देखिए ये क्वेश्चन अब की बार आर में आया हुआ था क्वेश्चन, आप जाके पेपर उठा के देख लीजिएगा। तो ये कौन सा होगा, न्यूटन का तीसरा नियम हो जाएगा। अगला देखिए उसमें कुछ और दिया हुआ था, ये नहीं दिया था लेकिन ऑप्शन जो है बदला था। अगला, 72 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग का अर्थ क्या है, तो इसका वेग का अर्थ है 20 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाया जाता है तो उस प्रवाह की गति है तो क्या है, घटेगी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि त्वरण के परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण वेग परिवर्तन की दर, किसकी, वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, तो त्वरण कहलाती है। यानी आपने एक्सीलीटर, ये एक्सीलरेशन कहते हैं त्वरण को, तो आप मोटरसाइकिल में क्या होता है, एक्सीलीटर होता है, यानी हम जितनी तेज एक्सीलीटर खींचेंगे मोटरसाइकिल उतना भगेगी, तो यानी वो एक्सीलीटर वही चीज़ होता है कि वेग का परिवर्तन जितना तेज होगा त्वरण हमारा बढ़ जाएगा, यानी हम एक्सीलीटर खींचेंगे तो गाड़ी की स्पीड जो है बढ़ जाएगी, समझेंगे, तो वही चीज़ है, बशर्ते कि आसान भाषा में समझाया हूँ। अगला, सीधी सड़क पर चल रही एक कार गति का उदाहरण है तो कौन सा है, मतलब सीधी रेखा में चल रही तो सरल रैखिक होगी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण एक समान परिपत्र गति के लिए सही नहीं है,
तो ये कौन सा सही नहीं है देखते हैं। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाए। दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर होती है, ये सही नहीं है। ठीक, घटी बढ़ी भी हो सकती है। अगला है कि आप अपने और दो समय के निर्देशों के बीच शामिल वेग समय ग्राफ के वक्र के तहत क्षेत्र को क्या कहेंगे, तो ये कहेंगे विस्थापन। अगला क्वेश्चन दिया है कि चाल, दूरी और समय का सही संबंध क्या है, तो देखिए इसका सही संबंध है D=VT, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो भाई चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक, तो ये इधर चला आएगा, तो यही तो आया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थिर गति में दौड़ रही रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है, तो वह गेंद कहाँ गिरेगी, तो उसके हाथ में गिरेगी। आपने देखा भी होगा अगर आप बैठ के किए होंगे ऐसा। तो अगला, यदि एक गेंद की भूमि के 20 मीटर ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरती है तो ठीक ज़मीन से लगने से पहले उसका वेग क्या होगा, तो देखिए उसका वेग क्या होगा, 20 मीटर ही होगा। अगला क्वेश्चन, काटने और बेधर उपकरण इसलिए तीक्ष्ण किए जाते हैं क्षेत्र को कम करने के लिए और दाब बढ़ाने के लिए। देखिए कीला जो होता है ना, ठोकने वाला, देखोगे तो उसका जो एक तरफ नुकीला होता है एक तरफ चौड़ा होता है। क्यों? क्योंकि जो नुकीला होता है वहाँ का उसका क्षेत्रफल कम होता है और जो चौड़ा होता है वो अधिक होता है। तो जब हम मतलब अगर एक तरफ नुकीला नहीं बनाएंगे तो वो कोई चीज़ भी है मतलब गड़ेगी नहीं दीवार में, यानी ठुकेगी नहीं। एक हिसाब से समझ लो कि हम अगर किसी भी चीज़ को मतलब दीवार में मतलब लगा रहे हैं तो वो मतलब इसीलिए है क्योंकि उसका क्षेत्रफल कम हो जाता है और दाब बढ़ जाता है, समझ में कि नहीं, इसलिए वो लग जाता है दीवार में। अगला क्वेश्चन दिया है कि उच्च पहाड़ों के शीर्ष पर वायुमंडलीय दाब। तो देखिए ये जो है ये क्वेश्चन जो है मतलब थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके आर का पहला क्वेश्चन ही मेरी शिफ्ट में था, यानी सबसे पहला क्वेश्चन यही था। बस उसमें पूछा था कि ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब बढ़ता है कि घटता है, इतना क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट के रूप में था। दो स्टेटमेंट थे शायद, तो वही पूछा था। तो इसमें देखते हैं आप 28 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, घटता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर आदमी द्वारा लगाया गया दाब न्यूनतम होता है जब वह नींद की स्थिति में लेटता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए सॉरी एक मिनट, देखिए यहाँ दिया इकाई सतह पर क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है। तो देखिए ये परिभाषित करता है सतह, ये परिभाषित करता है सॉरी एकांक क्षेत्रफल होगा ना यहाँ पे जो मैंने बताया था डिफिनीशन। हाँ, इकाई क्षेत्र या एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, तो यह क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, दाब कहलाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यदि वायुमंडलीय दाब पर पारे के 76 सेंटीमीटर सामान्य दाब से कम हो तो पारा तापमान पर क्या होगा, उबलेगा, तो कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर उबलेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण भौतिकी में दाब को दर्शाता है, तो ये कौन सा है, बल बटे क्षेत्रफल है। सॉरी, दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। देखिए एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। अगला क्वेश्चन, बैरोमीटर तो वायुमंडलीय दाब होता है, बैरोमीटर का इस्तेमाल। अगला, दाब का मान प्राप्त करने के लिए आप द्रव्य प्रणोद को किससे विभाजित करते हैं, तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि समान वायुमंडलीय दाब और 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल पर बर्फ का गलनांक कितना होता है, तो ये होता है 273.16 कैलोरी। देखिए एक चीज़ समझ लीजिएगा, इसमें कितने क्वेश्चन, तो 200 प्लस क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक, इसमें पूरे बुकलेट में लगभग हम 100 क्वेश्चन से ज़्यादा कर चुके हैं अब तक। तो आगे जल्दी जल्दी थोड़ा देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया से लालटेन या लैंप की बत्ती से ऊपर, तो केशकत्व का नाम सुना होगा। अगला क्वेश्चन, एक क्षैतिज धरातल पर रखी एक द्रव की बूंद पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है ए और बी दोनों, पृष्ठीय तनाव बल और गुरुत्व के कारण बल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब एक तरल पदार्थ पर दाब लगाया जाता है तो दबाव परिवर्तन बिना किसी नुकसान के द्रव के प्रत्येक भाग में प्रेषित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस घटना की व्याख्या करता है, तो पास्कल का नियम। अगला है, तैराकों को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है। 39 नंबर देखते हैं। तो देखिए कौन सा बल है, ये बल है उत्प्लावन बल। कौन सा है, उत्प्लावक बल। अगला क्वेश्चन है कि समतल सतह पर गिराए जाने पर जल की बूंदें हमेशा गोल आकार में होती हैं, तो ये क्या होता है, पृष्ठ तनाव के कारण, मतलब वो आपस में मतलब बंध जाती हैं तो वो गोल हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, किसी तरल माध्यम गैस या द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है, वह सिद्धांत क्या कहलाता है, तो आर्कमिडीज का सिद्धांत कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लैक्टोमीटर या दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है और हाइड्रोमीटर तरल पदार्थ के घनत्व को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह सिद्धांत किसका है, तो आर्कमिडीज का है। किसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, ये पानी से भरी कांच की बोतल को ढक्कन से बंद करके फ्रीजर में रख दिया जाए तो क्या होगा? तो देखिए ये होगा, अंततः बर्फ के कारण कांच की बोतल फट जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध निम्नानुसार है, तो ये कौन सा हो जाएगा? E=mc²। अगला क्वेश्चन है कि कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो ये कौन सा है? द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम। देखिए बिहार SI में आया। अगला, निम्नलिखित में से किसी ऊर्जा संरक्षण संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसमें सभी हो जाएंगे, बैटरी, संधारित्र, ये सारे हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन ये है, बांध के जल को कौन सी ऊर्जा संग्रहित करती है? तो देखिए स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। देखिए इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं, बस 64 क्वेश्चन है, अभी कंप्लीट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा का। तो देखिए आपने सुना होगा E= मतलब K= हाफ mv², हाफ mv², यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ऊर्जा और सन्निहित के बीच संबंध किसने स्थापित किया? तो आइंस्टीन ने। अगला क्वेश्चन, कार्य की दर क्या कहलाती है? तो कार्य की दर कहलाती है शक्ति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है? तो देखिए जो चीज़ बहेगी उसमें गतिज ऊर्जा है, और जो चीज़ रुकी रहेगी वो स्थितिज ऊर्जा है। ठीक, अब देखिए चलती हुई कार, पैर से गेंद को मारना, बांध से पीछे स्थित पानी, या बंदूक से चलाई गई गोली। तो देखिए जितनी भी चीज़ें चल गई हैं इसमें वो हो जाएंगी गतिज ऊर्जा। जो चीज़ें रुकी हुई हैं, तो बताइए बांध के पीछे का पानी जो है रुका है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें चल रही तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा समुद्र में नहीं मिलती है? तो देखिए तरंग, सागरीय, ज्वारीय, भूतापीय। तो भूतापीय ऊर्जा समुद्र में नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि एक सीधी रेखा में गति कर रही वस्तु के द्वारा लगाई गई शक्ति बल तथा वेग के गुणनफल के बराबर होता। अगला है, पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो देखिए पृथ्वी से प्राप्त है तो भूतापीय ऊर्जा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बल की दिशा में विस्थापित के साथ बल के गुणनफल को के द्वारा क्या दर्शाया जाता है? तो ये तो परिभाषा मैंने बताया ही है, कार्य कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए 55 क्वेश्चन हो गए। 56 नंबर देखते हैं, यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला, नींबू निचोड़ने की मशीन का उदाहरण है, तो ये है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। अगला है, किसी पिंड की गतिज और स्थितिज ऊर्जा उसकी क्या यांत्रिक ऊर्जा के घटक हैं? वही ऊपर देखा नहीं, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है। अगला, एक सरल लोलक 40 दोलन को पूरा करने के लिए 20 सेकंड का समय लेता है। लोलक की समय अवधि क्या है? तो इसकी समय अवधि है 1/2 सेकंड। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस वस्तु की गति आवर्ती गति के रूप में मानी जाती है? तो कौन सी हो जाएगी? लोलक। अगला है, गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है उसे गति कहते हैं आवधिक। अगला क्वेश्चन है कि एक साधारण लोलक की समय सीमा निर्भर करती है, तो किस पर करती है? लोलक की लंबाई पर। अगला क्वेश्चन है, शीशा में किस सरल मशीन का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है किसका प्रयोग? उत्तोलक का। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लास 2 लीवर का उदाहरण है? देखिए ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्हीलर बैरो। अब देखिए दोस्तों, अभी अब जो क्वेश्चन है वो बहुत कम बचे हैं। देखिए गुरुत्वाकर्षण है अगला चैप्टर, इसमें जो है 14 क्वेश्चन है टोटल। देखिए इसमें लिखा है, एक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर खड़ा है, वह गेंद ऊपर की ओर फेंकता है। गेंद, तो देखिए गेंद जो है अगर ऊपर की ओर फेंकेगा तो ऊपर आएगी, फिर चंद्रमा की सतह पर वापस आ जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थ को विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है? तो ये नियम है न्यूटन का प्रथम नियम। अगला क्वेश्चन है कि एक बार एक उपग्रह को कक्षा में लॉन्च किया गया, इसकी गति को नियंत्रित करने वाला एकमात्र बल कौन सा है? तो ये गुरुत्वाकर्षण बल है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के वातावरण को बनाए रखने में मदद करता है? तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है। अगला क्वेश्चन है कि जी का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बहुत बार आपने सुना होगा, SSC CSL 2020 में आया क्वेश्चन है। अगला है कि पहली बार गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो LIGO का किया जाता है, अभी करंट में भी था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दूरी पर क्रिया बल है?
तो ये कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण है। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किसे ग्रह गति के 3 नियमों का प्रतिपादन करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये कौन हो जाएंगे? केपलर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी से गिरती हैं और समान समय पर पृथ्वी पर पहुंचती हैं? ये बताते गैलीलियो महोदय। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार और भाटा के बारे में कौन सा नियम स्पष्ट है? गुरुत्वाकर्षण का नियम। अगला है, प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग है कितना? 10 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का भार न्यूनतम है जब उसे रखा जाएगा, कहाँ रखा जाएगा? पृथ्वी के केंद्र पर। अगला क्वेश्चन, जी का मान न्यूनतम होता है। तो देखिए, जी का मान जो न्यूनतम होगा विषुवत रेखा पर होता है और अधिकतम कहाँ होता है? तो ध्रुवों पर होता है। देखिए यहाँ पे क्या होगा? न्यूनतम, यहाँ पे क्या होगा? अधिकतम। समझ आया कि नहीं? यहाँ अधिकतम, यहाँ पे न्यूनतम होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए चैप्टर है ऊष्मा। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं, लगभग जो है 25 क्वेश्चन दिए हैं। उसके बाद हमारे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे 4। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि ठोस पदार्थों में ऊष्मांतर या ऊष्मा हस्तांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चालन कहते हैं। देखिए मैं बताऊँ, चालन, संवहन और विकिरण। देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं आपके घर पे आया, ठीक, घर पे आया, आपने चाय बनाने के लिए एक बर्तन रखा। अब बर्तन में जब आग लगाएंगे यहाँ पे गैस से, तो देखिए यहाँ से जो बिंदु बिंदु जो होगा, मतलब देखिए पहले ये तली आपकी गर्म होगी, ठीक, इसमें मान लीजिए चाय आपने भर दिया, तो पहले देखिए ये तली गर्म होगी, उसके धीरे धीरे चाय आपकी गर्म होती, जो चाय मतलब गर्म होगी वो ऊपर जाएगी और ठंडी वाली नीचे आएगी, तो इस तरह चलेगा ना। तो देखिए जो बर्तन आपका पहले गर्म हो रहा है ना, वो क्या कहलाएगा? चालन। क्या होगा? क्योंकि वो ऊष्मा स्थानांतरण करेगा। पहले आपका बर्तन गर्म होगा कि नहीं भाई? कभी भी आप चाय बनाएं, खाना बनाएं, तो आपका पहले बर्तन गर्म होता है, होगा कि नहीं? उसके बाद जो अंदर की चीज़ है, चाहे वो पानी हो या कुछ भी हो, देखेंगे कौन सी विधि लगेगी उसमें? तो संवहन लगेगी। संवहन विधि लगेगी, यानी गर्म चीज़ ऊपर उठेगी और ठंडी चीज़ नीचे आएगी, तो संवहन विधि लगेगी। यानी चालन किस पे? तो बर्तन पे चालन लगेगा। समझ में कि नहीं? यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु होते हुए पूरा बर्तन धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, तो चालन इस पे हो जाएगा। उसके बाद जो मतलब आप बना रहे होंगे, जो चीज़ें चाय बना रहे हैं, तो चाय में संवहन हो जाएगा। उसके बाद थोड़ी देर बाद अगर चाय रख देंगे तो ठंडी हो जाएगी, तो विकिरण के माध्यम से अपनी ऊष्मा जो है रिलीज कर देगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। कम टाइम था लेकिन फिर भी समझाने की कोशिश किया, ठीक। आगे बढ़ते। अगला है कि वायुमंडल के ऊर्ध्व तापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है संवहन, ठीक। देखिए ऊर्ध्व तापन मतलब ऊपर, ये चीज़ है। अगला क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जलवाष्प जल बूंदों में परिवर्तित होती है, तो क्या होता है? संघनन होता है। देखिए ये संघनन है, संवहन है, अंतर है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। तो देखिए वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है शीतलन। क्या होता है? शीतलन। अगला क्वेश्चन है जिस तापमान पर वायु में जलवाष्प संघनित होना शुरू होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ओसांक। क्या? ओसांक। अगला है शीतलन प्रक्रिया द्वारा गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो संघनन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हवा में विद्यमान जलवाष्प को के रूप में जाना जाता है, यानी किसके रूप में? तो आर्द्रता के रूप में। अगला है ताप मापने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला उपकरण कौन सा होता है? तो देखिए ताप हम जो है कई उपकरण होते हैं इसके लिए, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो देखिए थर्मामीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थर्मामीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला है कि फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? तो 212 फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसमें से जो तरल अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाती है, ये सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित, देखिए क्यों सही है भाई? वाष्पीकरण का मतलब क्या है कि पानी जो भाप बन के उड़ जाए, तो पानी यानी द्रव, भाप यानी गैस। समझ आएगी नहीं? आगे बढ़ते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये वस्तु है स्टीम आयरन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 273 के वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम बर्फ को जल में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कहलाती है? तो क्या कहलाती है? संलयन की ऊष्मा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है को उस तापमान के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर संतृप्त तक पहुंचने के लिए वायु को ठंडा करना होगा, तो कौन सा हो जाएगा? ओसांक। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है में ऊष्मा पदार्थ गर्म पदार्थ के ठंडा पदार्थ से स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का एक प्रकार है, कौन सा है? तो देखते हैं इसमें जो है ये हो जाएगा ऊष्मा गतिकी। क्या हो जाएगा? ऊष्मा गतिकी। दोस्तों अब 10 क्वेश्चन बचे। अगला ने ऊष्मा यानी इसमें से पूछा है, तो देखिए 15 का जो है ये है विलियम थॉमसन, यानी विलियम थॉमसन ने ऊष्मा प्रवैगिकी के पहले 2 नियमों में संहिताबद्ध
किया और कहा कि तापमान का पूर्ण शून्य -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड से है। उन्हें उसके लिए केल्विन तापमान स्केल के नामकरण से सम्मानित किया गया है। इस तरह के क्वेश्चन आप छोड़िए ही तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि गलत करके आ जाएंगे। अगर आपको पता होगा तब करिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ऊष्मागतिकी का पहला नियम भी कहा जाता है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम। अगला क्वेश्चन है कि सर्दियों में घरों में को गर्म करने के लिए धूप का उपयोग करने की नवीन अवधारणा है? तो पैसिव सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि सूर्य पृथ्वी को विकिरण के माध्यम से गर्म करता है। तो भाई सीधी सी बात है, सूर्य से विकिरण ही तो आती है जो पृथ्वी को गर्म करती हैं। अगला क्वेश्चन है, गैसीय अवस्था में मौजूद किसी पदार्थ के तापमान या दाब में परिवर्तन के कारण तरल अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो संघनन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि तापीय विस्तार के कारण एफिल टावर गर्मियों में अधिक लंबा हो जाता है। वाह, एक नई जानकारी, सबसे बेस्ट। कि मतलब देखिए, ये चीज़ तो पता है कि ताप के कारण कोई भी चीज़ वस्तु बढ़ती है। अगर हम ताप बढ़ाएंगे किसी चीज़ का तो वो वस्तु बढ़ेगी, लेकिन ये जानकारी सबसे बेस्ट है, याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भौतिकी में वह कौन सा नियम है जो यह बताता है कि तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतन में अणु की संख्या समान होती है? तो ये कौन सा है? अवोगाद्रो का नियम है। अगला, बर्फ की गुप्त ऊष्मा है? तो बर्फ की गुप्त ऊष्मा क्या है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम। अगला क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट पैमाने पर भाप बिंदु क्या है? तो ये है 212 फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है, दो कांच के गिलास एक दूसरे से चिपक जाते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जाएगा? तो गर्म पानी करके, यानी बाहर गिलास को गर्म पानी में डालकर। अगला क्वेश्चन, नमक को बर्फ़ के साथ मिलाने पर हिमांक घटता है? सीधी सी बात है, बर्फ़ नहीं गलती है। आप देखे होंगे जो बर्फ़ बेचते हैं वो नीचे क्या भरे रहते हैं? नमक। ठीक, तो दोस्तों देखिए, इसमें 200 से ज़्यादा क्वेश्चन थे जो हम कर चुके हैं आराम से, और बहुत सारी चीज़ें आपको नई भी जानकारी मिली होगी, और आप वीडियो देख। 5वां चैप्टर क्या है? तो ध्वनि है। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? तो सभी को पता है कि इस्पात, यानी जो इस्पात है, जिसे हम मारे, जैसे मतलब लोहा या इस्पात, इसमें सबसे तेज ध्वनि जो है गति करती है। अगला, दिवाली के दौरान पटाखे इमारत के बाहर जलाए जाते हैं, उनके जलने के थोड़ी देर बाद हमें ध्वनि सुनाई देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश ध्वनि में तेज यात्रा करता है, यानी ध्वनि में जो है प्रकाश तेज यात्रा करता है। कितना करता है? तो 332 मीटर प्रति सेकेंड। आपने सुना होगा ये चीज़, कब? हाई 9th या 10th में पढ़ी होगी। अगला क्वेश्चन दिया हो कि पुरुषों और महिलाओं और बच्चों की आवाज़ों में अंतर इसलिए होता है, मतलब कौन जिम्मेदार होता है अंतर में? तो देखिए, उसमें जो मतलब जिम्मेदार होता है वो घोषतंत्री होता है। कौन सा? घोषतंत्री, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक सामान्य मानव कान इतनी सीमा तक ध्वनियाँ सहन कर सकता है? तो वो जो है 80 डेसिबल तक सहन कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि स्त्री वाणी और पुरुष वाणी को पहचानने की ध्वनि की विशेषता को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो स्वर या पिच कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि के उत्पादन और संचरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो देखिए, ध्वनि के उत्पादन और संचरण के अध्ययन को कहा जाता है एकॉस्टिक्स। क्या कहा जाता है? अकाउस्टिक या एकॉस्टिक्स, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि प्रकाश की चमक दिखाई देने की तुलना में गड़गड़ाहट की आवाज़ बहुत बाद में सुनाई देती है, या क्या होता है? देखिए, इसमें क्या होता है कि जो प्रकाश की गति होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी प्रकाश इस स्पीड में चलता है। और ध्वनि का कैसे चलता है? तो 332 मीटर पर सेकंड। तो बताइए सबसे ज़्यादा किसकी होगी? प्रकाश की होगी। इसीलिए जब मतलब बिजली चमकती है आकाश में तो सबसे पहले हमारे शरीर पे क्या पड़ता है? तो उसकी रोशनी सबसे पहले हमें दिखाई देगी, और ध्वनि जो है बाद में सुनाई देती है। समझ आया कि नहीं? यही रीज़न है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम है। समझ आया कि नहीं? आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन दिया है 12 नंबर का क्वेश्चन, सॉरी जो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शरीर को पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का प्रयोग करता है? तो ये है चमगादड़। कौन सा? चमगादड़। अगला क्वेश्चन, ध्वनि के माध्यम ये यात्रा नहीं कर सकती, यानी ध्वनि किस में यात्रा नहीं कर सकती? तो ये ध्वनि जो है किस में? तो निर्वात में यात्रा नहीं करती। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा है? तो मनुष्य के लिए ध्वनि की जो श्रव्य सीमा है वो 20 किलो, मतलब 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक है, यानी 20 हर्ट्ज से, ये हर्ट्ज का साइन है, और कितना है? तो 20 किलो हर्ट्ज तक है। समझे कि नहीं? यानी देखिए, हर्ट्ज किसकी मात्रक है? तो आवृत्ति क्या है? फ्रीक्वेंसी की जो है मात्रक, फ्रीक्वेंसी का मापक क्या है? तो हर्ट्ज पहली, मतलब पहला जो चैप्टर था इसमें उसमें दिया हुआ था। अगला, जब किसी वस्तु को चाल की ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तब कहा जाता है कि यह क्या है? यह सुपरसोनिक चाल है। क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल है।
तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आप सुने होंगे। अगला, हवा में ध्वनि की गति कितनी है? तो देखिए मैंने अभी बताया 332 मीटर पर सेकंड है हवा में गति। अगला क्वेश्चन है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड ये 55 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आसुत जल में ध्वनि की अनुमानित चाल कितनी होती है? तो ये होती है 1498 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन, ध्वनि किस माध्यम में तेज यात्रा करता है? तो देखिए ठोस में करेगा, जैसे लोहा ठोस होता मारेंगे। देखिए कभी भी आप देखेंगे तो जब ट्रेन जो आती है ना, 10 किलोमीटर अगर ट्रेन दूर होगी या 5 किलोमीटर दूर होगी तो आप देखेंगे कि उसकी ध्वनि जो है पटरी पे पहले ही सुनाई देगी आपको। कभी आप मोबाइल लगा के देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उसके ठोस में वो बहुत तेज़ गति करती है। अगला, ध्वनि की निम्नलिखित में से किस विशेषता को हर्ट्ज में मापा जाता है? तो कौन सी इसमें विशेषता हर्ट्ज में मापते हैं? तो ध्वनि की आवृत्ति। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि कोई वस्तु 10 दोलन पर सेकंड करती है तो इसकी आवृत्ति किलोहर्ट्ज किसके बराबर होता है? तो ये होता है 0.01 के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका कंपन केवल विषम स्वर उत्पन्न करता है? तो ये कौन सा है? बंद आर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की प्रबलता की इकाई क्या है? तो इसकी इकाई है उपरोक्त सभी, यानी बेल है, डेसिबल है, फोन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि तरंगों में दृश्य प्रकाश तरंगे, एक्स तरंगे, गामा किरणें, रेडियो तरंगे, ध्वनि तरंगे और प्रकाश बैंगनी मतलब पराबैंगनी तरंगे तथा आवृत्त तरंगे शामिल हैं। तो उसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें चुंबकीय तरंगे हो जाएगा। ठीक, चुंबकीय तरंगों में दृश्य तरंगे, एक्स तरंगे, गामा, रेडियो, सूक्ष्म शादी है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आज आपकी बार आरओ में भी आया था। देखिए मैं बताता चल रहा हूँ किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 19 नंबर जो है इसमें क्या दिया हुआ है। तो 20 नंबर जो हमारा है, तो 20 नंबर में क्या दिया हुआ क्वेश्चन को ऊष्मा तरंगों के रूप में जाना जाता है, यानी किसे जाना जाता है? तो अवरक्त किरणें जो हैं उन्हें ऊष्मा तरंगों के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, एक तरंग के लिए तरंग दैर्ध्य का आवर्त काल से विभाजन के तुल्य है। तो ये क्या हो जाएगा? तरंग वेग, यानी तरंग वेग के तुल्य है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? तो ये गुण है तरंग दैर्ध्य। कौन सा है? तरंग दैर्ध्य है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की आगे पीछे या पीछे आगे की गति को कहा जाता है? तो कौन सी? कंपन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंपन। अगला क्वेश्चन, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो ये होती हैं अपराबैंगनी एवं अनुप्रस्थ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला टॉपिक क्या हमारा? तो अगला टॉपिक है तरंग। क्या है? तरंग। देखिए तरंग, अब हम देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए दो तरंग क्रमागत तरंगों या सरंगों के बीच क्षैतिज दूरी क्या कहलाती है? तो देखिए ये कहलाती है तरंग दैर्ध्य। क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य। अगला है कि वह दर जिस पर कोई तरंग पानी में चलती है और नॉट में मापी जाती है कहलाती है। तो ये कहलाती है तरंग गति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उच्च आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन सी हैं? तो ये है गामा तरंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है। किसी विशेष क्षण में एक ही चरण वाली तरंग में दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा कि रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे क्या कहलाती? तो देखिए रडार में जो प्रयुक्त होती है ना वो माइक्रो होती है। कौन सी? माइक्रो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ध्वनि तरंगों की एक विशेषता नहीं है? तो इसमें से जो दीप्ति है वो ध्वनि तरंगों की विशेषता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन दिया कि एफएम प्रसारण बैंड के बीच होता है। तो ये किसके बीच में होता है? ये VHF रेंज के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला, रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? तो इसका वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? अगला क्वेश्चन लिखा चुंबकीय विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम प्रकाश की पूरी श्रृंखला का वर्णन करता है जिसे आमतौर पर तरंग दैर्ध्य के 7 क्षेत्रों में ऊर्जा और आवृत्ति के वृद्धि के क्रम में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक हमारे शरीर के अंदर के अंगों और संरचनाओं को देखने के लिए एक बड़े चुंबक और रेडियो तरंगों के संयोजन का उपयोग करती है? तो कौन सा हो जाएगा? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार का विकिरण लगभग 3000 गीगाहर्ट्ज से लेकर 3 किलो हर्ट्ज तक की आवृत्ति वाले या समतुल्य लगभग 1 यमन से 100 किलोमीटर तक की तरंग दैर्ध्य वाले विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक भाग को निर्दिष्ट करता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? रेडियो तरंग। तो देखिए 2 टॉपिक हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा विद्युत है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक, लगभग 40-50 के आसपास होंगे।
सॉरी दोस्तों, देखिए गले में थोड़ा खराश है ना, तो उससे है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे मैं सही कर लूँगा। अभी दवा लूँगा जल्दी ही, थोड़ा गाँव जाऊँगा तो। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि प्रत्यक्ष धारा की आवृत्ति क्या होती है, तो इसकी आवृत्ति होती है 0 हर्ट्ज। क्या होती है? 0 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एमीटर। क्या होता है? एमीटर। अगला क्वेश्चन है, ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं, तो ये धारा वाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो बिजली का प्रवाह सर्किट में होता है स्विच बंद होने पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा, किस अधातु में विद्युत प्रवाहित होता है? तो कौन सी अधातु है? ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए विद्युत वाहक बल को मापने के लिए पोटेंशियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वोच्च चालकता वाली धातु है? तो कौन सी है? ये चांदी है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुरक्षा घटक है जो परिपथ और क्या दिया हुआ है, जो परिपथ से होकर प्रभावित होने वाली धारा की मात्रा को सीमित करता है और वोल्टा की एक निश्चित मात्रा निर्धारित करता है? तो ये है फ्यूज। क्या है? फ्यूज। अगला क्वेश्चन है, उस सहजता की माप जिस पर एक विद्युत आवेश या ऊष्मा किसी पदार्थ से होकर गुजरती है, क्या कहलाता है? प्रवाहकत्व कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, जब एक अधिभार या लघुपतन होता है तब विद्युत परिपथ का एक वह घटक जो स्वचालित रूप से बंद हो जाता है कहलाता है, तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है लघु परिपथ भंजक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह का उपयोग नहीं करता है? तो ये कौन सा है? विद्युत बल्ब है। अगला क्वेश्चन है कि एक परिपथ में विद्युत धारा में कमी करने के लिए निम्न को किया जाता है, तो क्या किया जाता है? एक प्रतिरोधक को परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विभवांतर के मापन के लिए प्रयुक्त होने वाली डिवाइस निम्न के रूप में जानी जाती है, तो ये कौन सा हो जाएगा? वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब इलेक्ट्रोड को पानी में रखा जाता है, यानी जब इलेक्ट्रोड को पानी में रखा जाता है तब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो ऑक्सीजन के बुलबुले के समीप निर्मित होते हैं, तो क्या होता है? धनात्मक सिरे। अगला है, जब विद्युत धारा किसी तार में प्रवाहित हो रही होती है तो तार से होकर गति करने वाला कण क्या कहलाता है? ये कहलाता है इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैटरी का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है, ये किसके लिए किया जाता है? तो विभवांतर बनाए रखने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, घरों में भू संपर्कन घरों को इससे बचाने के लिए प्रदान किया जाता है, तो क्या प्रदान किया जाता है? बिजली के झटके। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देता है? तो कौन सा है? आसुत जल है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली एक डिवाइस निम्न है, ये कौन सा है? विद्युत जनरेटर। ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाया भी था। अगला क्वेश्चन, लघु परिवर्तन के समय विद्युत धारा, तो विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हो कि 1 ओम 1 वोल्ट और किसके मतलब रिक्त स्थान की पूर्ति करो, तो देखिए वो 1 ओम जो होता है वो 1 मीटर और एमीटर के बराबर होता है। ठीक, IR आपने सुना होगा ना, सॉरी देखिए ओम प्रतिरोध बराबर क्या होता है? IR, आपने ये चीज़ सुना होगा। तो देखिए आई जो होगा, मतलब अगर ओम निकालना है, सॉरी V/I होगा। क्या होगा? V/I, समझा कि नहीं? V=IR होता है, V=IR। हाँ ये सही है, तो यही फार्मूला इसमें लगेगा। ठीक, देखिए 9th-10th में आप लोग पढ़े होंगे। अगला, एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर एक उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को मुख्य रूप से किसमें यांत्रिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें थोड़ा कम इसलिए है क्योंकि जो पीछे का पेज है ना वो थोड़ा हल्का है, इसीलिए है। ठीक, क्योंकि बुक सही है, मतलब जो वो किया हूँ देख लीजिए साफ दिख रहा है, लेकिन कई बार देखा तो उसी तरह से आ रहा था पीछे, क्योंकि पीछे जो लिखा गया है वो थोड़ा मतलब हल्का है, इसीलिए है ऐसा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। इसमें लिखा कि कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो ये कौन सा उपकरण है? विद्युत जनरेटर है। देखिए इसका कलर थोड़ा चेंज करते हैं, रेड करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलाम बनाते हैं? तो ये जो इलेक्ट्रॉन है 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन मिलकर जो है एक कूलाम बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक साधारण उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक सर्किट को वियोजित करने या इसे पूरा करने के लिए किया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्विच। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि वह युक्त जो एक परिपथ में विद्युत की उपस्थिति की जांच कर सके, वो कौन सा हो जाएगा? गैल्वेनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, 20 ओम प्रतिरोध की एक विद्युत स्त्री में 5 A की विद्युत है, 30 सेकंड में विकसित ऊष्मा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया है अपवाह वेग प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र का परिणाम है। तो ये क्या हो जाएगा, गतिशीलता है। क्या है, गतिशीलता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नियम निर्वात या मुक्त स्थान में दो स्थिर बिंदुओं आवेशों के बीच बल के लिए व्यंजक को व्युत्पन्न करता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, कूलाम का नियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या विद्युत का अच्छा चालक नहीं है। तो ये कौन सा विद्युत का अच्छा चालक नहीं है, ये हीरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो ये माइकल फैराडे ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेग कितना है। तो इनका आवेग है 0। अगला है कि किसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के विज्ञान की स्थापना की एवं उसे नाम दिया। तो ये कौन थे, ये आंद्रे मैली एम्पेयर थे। अगला क्वेश्चन, ओम का नियम कहता है कि। तो देखिए ओम का नियम क्या कहता है, विद्युत धारा वोल्टेज मैंने बताया ना I/R, V = I/R, ये चीज़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सॉरी I = V/R। क्यों, क्योंकि R बराबर होता है IR, सॉरी V, ये फार्मूला है V = IR होता है। तो क्यों, हाँ यही होता है शायद, तो उसी से ये जो है बनेगा। ठीक, आप देख लीजिएगा थोड़ा, क्योंकि इस समय मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ यही मतलब लग रहा है मुझे, देख लीजिएगा। अगला है भौतिक का कौन सा नियम कहता है जो कहता है कि दो विद्युत आवेशों के बीच का बल अपने पूर्व के मान से कम होकर 1/4 रह जाता है जब उनके बीच की दूरी दुगनी कर दी जाती है। तो ये कौन सा होता है, कूलाम का नियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि घरेलू परिपथ में प्रयुक्त फ्यूज के लिए रेटिंग निम्न के आधार पर की जाती है। किसके आधार पर की जाती है, तो करंट के आधार पर। अगला है विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से कौन सा विद्युत धारा के ऊष्मा प्रवाह का आधारित है। तो ये फ्यूज, कौन सा है, फ्यूज। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, धातुओं के माध्यम से विद्युत चालकता को इलेक्ट्रॉन चालकता कहा जाता है और यह क्या होता है, तो तापमान में वृद्धि के साथ घटता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा दर्शाती है। तो ये क्या दर्शाती है, ऋणात्मक टर्मिनल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज तथा समझ के द्वारा किए गए प्रयुक्त की श्रृंखला है। तो यानी इसमें यहाँ पे क्या भरा जाएगा वो बता रहा है। तो देखिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ऑप्शन देखेंगे तब। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फैराडे और हेनली। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक परंतु ताप का चालक है। तो इसमें कौन सा पदार्थ है, अभ्रक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। तो देखिए सर्वोत्तम चालक क्या है, समुद्री जल है। अगला क्वेश्चन है कि ओम का नियम का प्रतिनिधित्व करने वाला सूत्र क्या है। तो देखते हैं इसमें कौन सा सूत्र है। तो देखिए ये सूत्र है, एम्पियर ओम V = IR, यही है। ठीक, डी है। अगला क्वेश्चन है कि एम्पियर के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी, 1 कूलाम आवेश प्रति सेकंड के प्रवाह से 1 एम्पियर बनता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रतिरोधक में जब प्रतिरोध को दुगना कर दिया जाता है तो धारा क्या होता है। तो धारा होती है, धारा आधी हो जाती। क्या हो जाती, धारा जो है आधी हो जाती। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस स्थिति में बल्ब में धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगी। तो परिपथ टूट जाने पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी चालक धातु के तार में आवेशों के प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन कब गति करते हैं। तो जब विद्युत दाब में अंतर आता है, यानी जो विद्युत दाब होता है उसमें अंतर आएगा तब इलेक्ट्रॉन जो है प्रवाह करेंगे। ठीक दोस्तों, तो देखिए इसमें इतने क्वेश्चन थे, हम कर चुके। अगला और हमारा लास्ट टॉपिक है चुंबक। देखते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र की ओर किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय इसे प्रतिकर्षित किए जाने की परिघटना को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है माइसनर प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह बिंदु जहाँ एक चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र दूसरे चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा पूर्ण रूप से उदासीन हो जाता है वो क्या कहलाता है। तो शून्य विक्षेप स्थिति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है कि चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण जिसका उपयोग नाविकों तथा यात्रियों द्वारा प्राचीन काल में किया जाता रहा है निम्न है। तो ये क्या है, दिशा संबंधी गुण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र की ओर निर्दिष्ट होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, यानी उत्तर। अगला है, विद्युत चुम्बकों का उपयोग निम्न में से किसमें नहीं किया जाता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अस्थायी चुंबक निम्न में से बने होते हैं। तो ये बने होते हैं मृदु लोहा से। अगला है, निम्नलिखित में से क्या एक प्राकृतिक चुंबक है। तो ये चुंबक है चुंबकीय पत्थर। देखिए यहाँ थोड़ा ब्लैक है, मैंने बताया ना पीछे की जो छपाई है ना बुक की वो आ जाती है इसके मतलब वो करते समय। अगला है, चुंबकत्व का पक्का परीक्षण है। तो देखते हैं
आगे बढ़ते देखिए क्वेश्चन पूरा देखते हैं। चुंबकत्व को परिचय प्रतिकर्षण, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे दो चुंबक हैं, ठीक, ये दोनों अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है तब चिपकेंगे, लेकिन अगर ये नॉर्थ है ये भी नॉर्थ है तो नहीं चिपकेंगे, मतलब एक दूसरे पर घर्षण करेंगे। तो जो मतलब वो बनाया जाता है, मतलब आप देखे होंगे कि बुलेट ट्रेन जो होती है, मतलब जो बहुत स्पीड में चलती है चुंबक से चलती हैं। कुछ ट्रेनें जो है चाइना में हैं, वो किस पे, चुंबक किया जाता है। देखिए मान लीजिए ये चुंबक है, ठीक, यहाँ पे नॉर्थ है उसका पोल। अब देखिए यहाँ पे भी मान लीजिए ट्रेन है, और ट्रेन का ये कौन सा है, इसमें कौन से पोल लगे, नॉर्थ। तो जब ये दूसरे के पास में आएंगे तो क्या होगा, ये मतलब जो है घर्षण करेंगे, करते नहीं, आप देखो मिलाओगे तो आगे पीछे हो जाएंगे। तो उसी के आधार पे, उस सिद्धांत के आधार पे ये क्या होती है, ट्रेन आगे बढ़ती रहती है और मतलब बहुत स्पीड से चलती है। और यही आपको लगेगा इसमें जॉइंट है, लेकिन जॉइंट नहीं, ऊपर सरकती रहती है ट्रेन, समझा कि नहीं। तो यही चीज़ होता है, तो ये मतलब ध्यान आ गया इसीलिए बता दिया। अगला, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रल रेखाओं का विभाजित होना क्या कहलाता है, तो ये जीमाइन प्रभाव कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, एक परिनालिका के भीतर उत्पन्न मजबूत चुंबकीय क्षेत्र को मृदु लोहे जैसे चुंबकीय पदार्थ के एक टुकड़े को जब ऐसे टुकड़े की कुंडली के भीतर रखा जाता है तब चुंबकीकृत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार बने चुंबक को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं विद्युत चुंबक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आदि यदि एक चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय सूक्ष्मग्राहिता x=-1 तो सापेक्ष चुंबकीय पारगम्यता गामा और गामा नहीं, मतलब इसे म्यू कहते हैं, म्यू और चुंबकीय पदार्थ का प्रकार है, तो क्या है, 0 और चुंबकीय मतलब प्रति चुंबकीय। अगला क्वेश्चन, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो एक समान रहता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक बल नहीं है जो समुद्र की धाराओं को प्रभावित करे, तो ये कौन सा है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है कि एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में वर्णक्रमीय रेखा के कई घटकों में विभाजित होने की प्रभाव को आप क्या कहते हैं, तो ये क्या कहेंगे, देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या कहेंगे, तो जीवन प्रभाव कहेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसमें देखिए 20 क्वेश्चन है तो 15 ये हो ही गए हैं, 5 और बचे हैं। अगला, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों तथा उनके स्रोतों, आवेशों और धारा घनत्व सहित समीकरणों के एक निकाय को समीकरणों के रूप में जाना जाता है, तो ये क्या कहते हैं, मैक्सवेल। अगला क्वेश्चन दिया है कि मिल्टन के तेल के बूंद प्रयोग में तेल की बूंद को ऐसे बलों के अधीन रखा गया था जिनकी प्रकृति क्या थी, तो स्थिर चुंबकीय की श्रेणी में नहीं आती। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक हमारे शरीर के अंदर के अंगों और संरचनाओं को देखने के लिए एक बड़े चुंबक और रेडियो तरंगों के संयोजन का उपयोग करती है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, देखते हैं। देखिए ये दोनों नहीं होंगे, इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली की गति की दिशा ये होती है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने विद्युत चुंबकत्व के विज्ञान की स्थापना की एवं उसे नाम दिया, तो ये कौन सा हो जाएगा, आंद्रे मैरी एम्पेयर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कौन सी उंगली धारा की दिशा दिखाती है, तो ये है बीच की उंगली, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों यहीं पे हमारे जो है 8 टॉपिक फिजिक्स के कंप्लीट होते हैं, लगभग 400 क्वेश्चन के आसपास हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक। तो अब देखिए इसमें जो है हम जो है 8 टॉपिक कर चुके हैं, 9वां टॉपिक हमारा है, ठीक। अब देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि सौर कुकर में सूर्य के अवरक्त प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण, कौन सा, अवतल दर्पण। अगला है कि दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है, तो ये बेलनाकार लेंस है, कौन सा है, बेलनाकार लेंस। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है, तो ये जो कहा जाता है ये ध्रुव कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। देखिए थोड़ा सा भी अगर आप प्रकाश के बारे में या पढ़े होंगे रिफ्लेक्शन के बारे में तो आपको पता होगा कि ये दर्पण है, ये वो भाग है जो कलई किया जाता है, ये बिना कलई वाला भाग है। अगर एक जैसे शीशा घर में देखें ना, शीशा ही होता है दर्पण, तो देखिए शीशे के जो पीछे वाला देखेंगे तो वो कलई होगा, यानी पेंट जिसे कहते हैं, तो पीछे जो है पॉलिश लगी होगी, नहीं तो फिर जो है आप अपना शक्ल नहीं देख सकते, क्योंकि वो तभी तो रिफ्लेक्ट करेगा। अगर इस इधर जैसे मान लीजिए ये लेंस है, इसके पीछे ये कलई हो गई, ठीक, तो जब कोई चीज़ इस पर आएगी तो ये रिफ्लेक्ट करेगी, क्या करेगी, रिफ्लेक्ट। जैसे शीशा हमारे सामने जो आता है, हम उसमें जब चेहरा देखते हैं तो वो हम मतलब रिफ्लेक्ट करके हमें दिखाता है, हमारी आंखों में उसकी रोशनी पड़ती तब जाके हम अपना चेहरा देखते हैं। लेकिन हम कभी अंधेरे में शीशे में देखें तो हम खुद नहीं दिखेंगे,
समझे कि नहीं। तो प्रकाश ही है जो सब कुछ कराता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन लिखा है 4 नंबर कि निम्नलिखित में से किस किरण को प्रकाश संश्लेषक के रूप में सक्रिय विकिरण कहा जाता है। तो ये कहा जाता है दृश्यमान प्रकाश को। अगला क्वेश्चन है बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग होती है। तो ये कितनी तरंगदैर्घ्य होती है, इसकी 450 यानी 455 से 390 nm होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा कि ऑप्टिकल फाइबर की कार्यप्रणाली का वैज्ञानिक सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और किसका है, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। देखिए क्वेश्चन कितना मतलब माइन्यूट है, इतना मतलब थोड़ा सा अंतर है कि वो परावर्तन अपवर्तन। जो बच्चा बहुत जल्दबाजी में होगा ना, कहीं बी पढ़ लिया बी पे मार देगा, और कोई ए पढ़ लिया तो ए पे, तो मतलब इसमें ध्यान से अगर पढ़ेंगे तभी ए कर पाएंगे, अगर ध्यान से नहीं किए तो फिर बी करके चले आएंगे। उसके बाद फिर जो है आपका जो है निगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसका पूर्ण अपवर्तनांक 1 के निकट होता है। तो ये किसका होता है, वायु का होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या किसी समतल दर्पण द्वारा किसी बिंब के बने प्रतिबिंब की एक विशेषता नहीं है। तो अब हम इसके लिए सारे ऑप्शन हमें पढ़ने होंगे। तो देखते हैं इसमें जो है कौन कौन। देखिए वास्तविक है, लंबवत है, पार्श्विक उल्टा है तथा आभासी है। तो वास्तविक जो है इसकी विशेषता नहीं है। अगला है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें सूर्योदय के लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है। तो ये 2 मिनट पहले दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सूर्य की किरणों को फोकस पर कर सोलर कुकर का ताप बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो अभी मैंने देखा पहला क्वेश्चन अवतल दर्पण। कौन सा है, अवतल दर्पण। देखिए याद रखिएगा। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक ट्रिक है, याद रखिएगा। उड़ान क्या है, उड़ान, ये उड़ान, ठीक। एक ये है, इस तरह याद कर सकते हैं। जैसे ऊ से उत्तल दर्पण, द से दूर दृष्टि दोष, ए से अवतल दर्पण, न से निकट दृष्टि दोष। यानी अवतल दर्पण में मतलब अवतल दर्पण में निकट दृष्टि दोष और उत्तल दर्पण में दूर दृष्टि दोष। देखिए ये क्या हो गई, इसकी ट्रिक हो गई उड़ान। एक ये भी तरीका है कि आप लिख लीजिए, जैसे दूर है तो उत्तल हो जाएगा, ठीक, और निकट है तो अवतल हो जाएगा। क्या है, निकट है तो अवतल हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो है 4 अक्षर हैं, यानी ये बड़ा है तो इसमें 3 अक्षर हैं, ये 2 अक्षर हैं, यहाँ 3 अक्षर हैं, यानी देख लिए जो बड़ा होगा वो हो जाएगा। समझे कि नहीं। लेकिन मैं तो जो है हाई स्कूल में उड़ान याद किए थे, या आप ये याद कर सकते अनूप, इस तरह याद कर सकते हैं। देखिए मैं 3 चीज़ बता दिया आपको, ये हो गया अवतल, निकट, उत्तल और जो है अनूप। तो ये जो है क्या हो जाएगा, मतलब जो है अनूप, यानी उत्तर अवतल दर्पण, उसके बाद निकट दृष्टि, उत्तल दर्पण, दूर। अनूप नहीं होगा इसकी, ठीक है। और देखिए अब ये अनूप इसलिए नहीं होगा, ये उड़ान होगा क्योंकि यहाँ पे हमें यू लाना है, मतलब वो लाना है, क्या लाना है, तो डी लाना है, अनूड हो जाएगा फिर। समझ में कि नहीं। तो 2 ही ट्रिक याद रखिएगा, वो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए वो मतलब जो है किसी ने शायद बताया था, या मतलब उसमें अनूड बताया था, या मतलब हो सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैंने 2 बताई, वो याद रखिएगा कि हमें ऐसे करना है क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है कि पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुँचने में लगभग कितना समय लगता है। तो देखिए ये जो समय लगता है ये 8 मिनट लगता है। अगला क्वेश्चन है कि परावर्तन में परावर्तन कोण के समान होता है। तो ये क्या होता है, आपतन कोण के समान होता है। अगला क्वेश्चन, यदि आप एक समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आपकी छवि ऐसी हो जाती है, कैसी हो जाती है, तो समान आकार किंतु पार्श्ववर्ता अधो शीर्षी हो जाती है। अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष के रंग विग्योर प्राप्त करने के लिए श्वेत प्रकाश को एक प्रकाशीय उपकरण के माध्यम से गुजरना पड़ता है, जो कहलाता है, तो क्या कहलाता है, प्रिज्म कहलाता है। आप लोग बहुत सुने होंगे। देखिए जो विग्योर है, यानी ये आर हो गया रेड और ये हो गया बैंगनी, ठीक। तो देखिए इसकी आवृत्ति जो है सबसे अधिक है, मतलब इसकी जो है तरंग दैर्घ्य, सॉरी इसकी तरंग दैर्घ्य कम है और आवृत्ति सबसे अधिक है, यानी ये फैलता बहुत तेज है और तरंग दैर्घ्य जो है इसकी कम है, और इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है, आवृत्ति सबसे कम है। अब देखिए तरंग दैर्घ्य जिसका अधिक होगा, ये समझ लीजिए जैसे हम तरंग दैर्घ्य जो अधिक है, जैसे मैंने जब आप देखे होंगे कि रेड का तरंग दैर्घ्य अधिक है, यानी ये ज़्यादा दूर तक गति नहीं करता है, ज़्यादा दूर तक मतलब जो है बिखराव इसमें नहीं है, यानी इसमें बिखराव नहीं होता है, ये दूर से हमें दिखाई देता है। इसलिए आप देखे होंगे कि जब भी रेलवे स्टेशन पे आप जाएंगे तो लाल झंडी दिखाई जाती है ट्रेन को रोकने के लिए, क्योंकि वो दूर से दिखाई देती है, वो मतलब रिफ्लेक्ट नहीं करती। और कोई कलर होगा तो रिफ्लेक्ट कर सकता है, दूसरे कलर में दिखाई दे सकता है, लेकिन कभी भी जो है रेड रेड में ही दिखाई देगा आपको, चाहे कितनी भी दूर से देखें। समझा कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसीलिए जो है मतलब ये याद रखिएगा, ऐसे पूछता रहता है कभी, तो मतलब समझा दिया हूँ, क्योंकि तरंग दैर्घ्य भी पूछा है ना कई बार कि किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है, किसकी कम है।
तो इसकी कम है, इसकी अधिक है, यानी इधर हम बढ़ेंगे तो फिर अधिक हो जाएगी तरंगदैर्घ्य, लेकिन आवृत्ति घट जाएगी, आवृत्ति घटेगी, आवृत्ति इसकी ज़्यादा है और इसकी कम है। समझ में कि नहीं, याद रखिएगा, एग्जाम में आता है इसीलिए बताया हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि किसी वस्तु के आकार का समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के आकार से अनुपात होता है, तो ये कितना होता है, ये 1:1 होता है। अगला है कि बहुमूर्तिदर्शी इस अवधारणा पर आधारित होता है, कौन सी, बहुलित परावर्तन। अगला क्वेश्चन है कि वह प्रतिबिंब जो पर्दे पर प्राप्त नहीं की जा सकती है, कौन सा प्रतिबिंब है, तो आभासी प्रतिबिंब है। अगला है कि आभासी प्रतिबिंब सदैव होता है, तो ये सदैव ऊर्ध्वशीर्षी होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सौर सेल की तुलना में सौर पैनल बेहतर है क्योंकि, तो देखिए इसमें क्योंकि यह अधिक विद्युत शक्ति प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशित सूक्ष्मदर्शी का हिस्सा नहीं है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, हैंड लेंस हो जाएगा। अगला है कि सौर ऊर्जा को अत्यधिक गर्म बनाने के लिए एक छोटे बिंदु पर हजारों दर्पण या वक्र धातुओं का उपयोग द्वारा केंद्रित किया जाता है या इसमें होता है, तो इसमें देखिए क्या होता है, सौर भट्टी या सोलर भट्टी होती है। अगला क्वेश्चन है कि एक आवर्धक लेंस होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है, एक आवर्धक लेंस होता है, एग्जामिनर में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि तारा का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में इससे कारण क्या है, तो इसका कारण है अपवर्तन। देखिए एग्जाम में बहुत बार भर भर के क्वेश्चन आया है ये, ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है, इस प्रभाव को जाना जाता है, तो ये प्रभाव हमारा क्या कहलाता है, ये कहलाता है अपवर्तन। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, प्रकीर्णन मतलब बिखराव, तो जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगी उसका बिखराव सबसे कम होगा, मैंने अभी बताया ना ऊपर। और देखिए क्वेश्चन पूछ भी लिया गया, तो ये लाल हो जाएगा। आप समझ में आया ना कि मैं इतना टाइम क्यों लिया था, वहाँ इसलिए लिया था। देखिए अभी एक क्वेश्चन आया था परसों के प्रैक्टिस सेट में इसी में, कि एफिल टावर गर्मी में जो है बड़ा हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो उसका जो लोहे का ऊष्मीय प्रसार के कारण, यानी ऊष्मा जो है ताप अधिक होता है गर्मी में, तो ताप के कारण वो मतलब फैल जाता है, ठंडे में सिकुड़ जाता है। आज मतलब ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये फैक्ट बहुत कम ही लोग मतलब जानते होंगे, तो इसीलिए तो प्रैक्टिस करोगे तभी, क्योंकि ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, समझा कि नहीं, इसीलिए करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, हीरे का पूर्ण अपवर्तन सूचकांक है, तो इसका क्या है, ये है 2.42। देखिए दशमलव के बाद हमेशा इकाई में पढ़ना है, इसे 42 नहीं पढ़ना, गलत हो जाएगा, इसे पढ़ना है 0.42। ठीक, बहुत सारे टीचर भी इसे 42 कह देते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए उनके ध्यान, शायद उनको कभी ध्यान न रहता हो, मैंने देखा कभी मतलब ध्यान नहीं देता, इसलिए ये नहीं कहता हूँ कि पता नहीं रहता, पता सबको रहता है, लेकिन कभी हो जाता है, तो मतलब मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर किस प्रक्रिया से पहुँचता है, तो ये प्रक्रिया कौन सी है, विकिरण है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश का उपयोग किया जाता है, मैंने अभी बताया ना, ट्रैफिक सिग्नल हो, रेलवे स्टेशन हो, क्योंकि अब देखिए रक्त का रंग लाल हो तो कोई मतलब नहीं, जानवर लाल रंग पहचान जाते ये भी नहीं, लाल रंग में न्यूनतम विक्षेपण होता है, एकदम सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए लाल रंग खतरे की निशानी, ये मतलब ये कोई एथेंटिक नहीं, लेकिन मेन ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कॉम्पटन शिफ्ट निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है, तो ये निर्भर करती है प्रकीर्णन का कोण। अगला है कि रोगियों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला दर्पण किस प्रकार का होता है, तो देखिए दंत में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, किसमें, ताकि चीज़ें बड़ी बड़ी दिखाई दे हमें, ध्यान है, जैसे सेविंग करते हैं वो कौन सा दर्पण यूज करते हैं, अवतल दर्पण ही यूज करते हैं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक अधिक है, तो ये जो अपवर्तनांक अधिक है हीरा का अधिक है, किसका, हीरा का। अगला है पृथ्वी की सतह पर सूर्य तप की भिन्नता किसके कारण होती है, तो ये जो भिन्नता होती है उपरोक्त सभी, यानी सूर्य की किरणों का घनत्व, ऊपरी ध्रुव, पृथ्वी का घूर्णन, दिन की लंबाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों इसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है नहीं दिए हैं, इसमें मतलब 60 क्वेश्चन आसपास दिए हैं, तो हम देखिए 33 पर पहुंच ही गए हैं, जल्दी से कर लेंगे, उसके बाद मतलब 200 क्वेश्चन के आसपास हैं, कर लेंगे आराम से। अगला, एक मानक स्रोत के रूप में किसी अज्ञात स्रोत से निर्मित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ये है फोटोमीटर, क्या है, फोटोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि आसमान नीला किसकी वजह से नजर आता है, तो देखिए विकिरणन होता है, यानी प्रकीर्णन जिसे कहते हैं, सॉरी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच रखा जाता है तब अवतल दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का आकार क्या होता है,
तो ये आकार होता है आवर्तित होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आँख में प्रकाश किरणें बाहरी पारदर्शी संरचना के माध्यम से आँख के सामने स्थित कॉर्निया में प्रवेश करती, कहाँ, कॉर्निया में। अगला क्वेश्चन है कि उस घटना का नाम क्या है प्रकाश के विकिरण से जिसमें किसी पर्वत के शीर्ष पर सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान एक हल्का लाल या नारंगी रंग होता है, तो कौन सा हो जाएगा, एल्पिंगलो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ सारी चीज़ें इंग्लिश में दी हुई हैं, इसलिए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग क्या होता है, तो देखिए सूर्य जो प्रकाश उत्सर्जित करता है वो सफ़ेद होता है, क्या होता है, सफ़ेद। दिखाई कैसे देता है, लाल, क्यों, प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन क्या है, दो दर्पणों द्वारा बनाई गई छवियों की कुल संख्या कितनी है जो 120 डिग्री से एक दूसरे पर झुकी हुई है, तो ये कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से इसका अपवर्तनांक क्राउन ग्लास के सबसे निकट है, तो किसका अपवर्तनांक है, कनाडा बाल्सम का है। अगला क्वेश्चन है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मूल पथ से प्रकाश के विचलन की घटना क्या कहलाती है, तो अपवर्तन कहलाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एसएससी में बहुत बार पूछे गए हैं, मतलब पूछे तो हर एग्जाम में गए हैं, लेकिन जैसे एसएससी में भी आते हैं और मतलब कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं जहाँ से नहीं आता, अगर साइंस आती है तो आएंगे एक दो क्वेश्चन, ठीक। अगला किसी घटना किसी माध्यम के अणुओं के द्वारा कंपन ऊर्जा स्तरों से उत्पादित उत्साहित होने पर प्रकाश के विकिरण से संबंधित है, तो ये कौन सा हो जाएगा, रमन प्रभाव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश की लाल और हरी तरंगदैर्घ्य के अलावा समुद्र में पानी के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की अन्य तरंगदैर्घ्य को अवशोषित किया जाता है, तो ये किया जाता है पीला, कौन सा, पीला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण वाहनों में हेडलाइट के रूप में मतलब प्रयोग किया जाता है, तो ये अवतल दर्पण है, कौन सा है, अवतल दर्पण है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कि पर्दे पर बनने वाले, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, देखिए हेडलाइट है, क्या है, हेडलाइट। ये नहीं कि पूछा है कि जो बगल शीशा लगता है, जैसे मान लीजिए हमारी मतलब जो है 4 व्हीलर है, ऐसे मान इमेजिन करना तो कर लीजिए, और इसके बगल देखिए आप शीशा लगे होते हैं ना, और हेडलाइट कहाँ होती, तो सामने होती, कहाँ होती, सामने होती। तो हेडलाइट का मतलब है किस, देखिए अवतल दर्पण का कार्य है कि प्रकाश को फैलाना, यानी जो है चित्र को फैलाना। तो देखिए हेडलाइट जब सामने होती है तो ये क्या करता है, प्रकाश जब आता है तो ये फैला देता है। तो आप देखे होंगे हेडलाइट तभी तो लगाई जाती है आगे अवतल दर्पण, इसलिए क्योंकि जो सामने अगर हेडलाइट लगी रहेगी तो अंधेरे में बहुत दूर तक प्रकाश जाएगा। इसीलिए देखो कि कभी कभी मतलब बहुत दूर तक आपको दिखाया, आप खेत में हो और रोड पे जा रही हो, मतलब 4 पहिए मतलब ये जो है गाड़ी, कोई भी गाड़ी हो, तो उसकी हेडलाइट का मतलब बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, तो मतलब बहुत दूर तक पता चलता है कि कोई गाड़ी आ रही है, पहले ही पता चल जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें अवतल दर्पण लगा। अवतल दर्पण का काम क्या है, प्रकाश को फैलाता है, समझ में आया कि नहीं, ये प्रकाश को फैला देगा, तो इसलिए अवतल दर्पण लगाया जाता है। अब देखिए एक चीज़ और बताता हूँ, अब देखिए उत्तल दर्पण कहाँ लगाया जाता है, तो जो साइड के मिरर होते हैं उसमें कौन सा होता है, उत्तल दर्पण होता है। क्यों, तो देखिए बाहर देखिए आप शीशा आपका कितना बड़ा है, इतना बड़ा, ये आपका शीशा हो गया, बगल बगल शीशा यही है, लेकिन बाहर जो रोड है वो तो बहुत बड़ी है, तो वो क्या करता है, प्रकाश को सिकोड़ता है, यानी सारा प्रकाश सिकोड़ता है इस तरह, और इसमें सारी चीज़ें रोड की सारी गतिविधि किसमें, इस शीशे में दिखा देता है, इतने में दिखाता है कि नहीं। आप बताइए अगर लाइट में यही काम हो जाए, कहीं हेडलाइट की जगह पे अवतल दर्पण का यूज कर ले तो काम करेगी लाइट, काम करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि वो तो प्रकाश को बटोरता है ना, यानी चीज़ों को जो है अपने मतलब छोटे में सीक्वेंस में लाता है। अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे ना तो बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मतलब मैं सोचता हूँ देखिए कभी मतलब रटना नहीं, हमें थोड़ा समझना है लॉजिक, क्योंकि देखिए हेडलाइट का मतलब क्या है, सामने, यानी हम जब मतलब लाइट ऑन करें तो दूर तक प्रकाश जाएगा, यानी अवतल दर्पण का काम है। उत्तल दर्पण क्या करता है, बगल के जो हेडलाइट, मतलब क्वेश्चन कई बार आया है, यही तो मैं बता रहा हूँ, जैसे दांतों में क्या है, मतलब हम दांत को मतलब जो दांत देखता है डॉक्टर उसमें वो लगाता है लेंस, तो क्यों, जैसे कीड़ा अगर दांत में लगा है तो कब दिखाई देगा, जब कोई चीज़ बड़ी होगी, तो बड़ी किस में होती है, तो अवतल दर्पण का इसीलिए यूज करता है डॉक्टर, समझेंगे, प्रकाश को फैला देता है वो, मतलब चीज़ों को फैला के दिखाता है, थोड़ा बड़ी दिखाता है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, आई होप आपको। अब चलते, देखिए थोड़ा टाइम भले ही ले रहा हूँ 2-3 जगह, लेकिन इससे क्या होगा कि आपकी चीज़ें हमेशा जीवन भर के लिए क्लियर हो जाएंगी, समझें। देखिए मैं भी कंफ्यूज होता था पहले 2020 के आसपास, उसके बाद मैंने ये चीज़ सोची, फिर मतलब चीज़ें सीखी भी, धीरे धीरे पता चल गई, समझे कि नहीं। देखिए हर चीज़ हर टीचर कोई नहीं पढ़ाता है, परिपूर्ण कोई तुम्हें बनाएगा नहीं, तुम्हें बनना पड़ेगा खुद ही, तुम्हें खुद ही इमेजिन करना पड़ेगा कोई चीज़ होती है पृथ्वी पर क्यों होती है। जैसे पश्चिम बंगाल में चावल ही क्यों है वहाँ का फेमस, चावल और मछली फेमस है, तो क्यों है, वहाँ की भौगोलिक दशाएं क्या, ये तुम्हें सोचना पड़ेगा, कोई टीचर थोड़ा आके बता देगा,
समझ आया कि नहीं। तो ये चीज़ सोचना ही पड़ेगा आपको, तो जब सोचेंगे तभी काम होगा। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन है कि पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को प्रतिबिंब कहते हैं, जबकि समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब को। अब देखिए इसमें दो चीज़ पूछा है कि वास्तविक या आभासी, ये चीज़ इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन में, तो हम इसका जवाब क्या देंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी वास्तविक। पर्दे पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, जबकि समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। समझा कि नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी लाइट माइक्रोस्कोपी में किसके लिए तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है सूक्ष्मदर्शी की विभक्ति शक्ति बढ़ाने के लिए। अगला प्राथमिक रंग, तो देखिए लाल हरा नीला, लाल हरा नीला, आप ऐसे याद कर लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। या फिर ये इस तरह याद करते हैं जैसे लानी, लानी मतलब एक ऐसी वर्ड याद, लाल नीला हरा प्राथमिक रंग, ये चीज़ मतलब ये भी इस तरह भी आप याद कर सकते हैं करना चाहे तो। लेकिन कोई जो हमको लगता है ऐसे अगर 2-3 बार बोलेंगे ना लाल हरा नीला, लाल हरा नीला, तो आप लट जाएगा। जैसे मैंने बताया था ना जो समय बोर्ड वाली वीडियो मैंने, जैसे बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि रवि, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि रवि, तो मैंने जैसे देखिए ग्रह सारे एक लाइन से याद करा दिए थे। 3-4 बार बोलेंगे तो खुद ही याद हो जाएगा, समझे कि नहीं। एक बार अगर माइंड में सेट हो गया तो काम हो गया। अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस लंबाई 40 सेंटीमीटर है और 25 सेंटीमीटर फोकस लंबाई के एक अवतल दर्पण अवतल लेंस के साथ स्पर्श करता है, इस संयोग का पावर क्या होगा। तो देखिए इसका पावर होगा -1.5 डी। आप करके देखिएगा, डी इसलिए लिखा है क्योंकि लेंस का जो है जो वो होता है मात्रक, या मात्रक ही कह लीजिए, तो वो डायोप्टर में मापते हैं, यानी उसकी जो क्षमता होती है डायोप्टर में मापते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दर्पण से कितनी दूरी पर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई पड़ता है। यह आगे क्वेश्चन क्या है, यह कौन सा दर्पण हो सकता है। तो देखिए ये जो हमारा दर्पण होगा ये होगा समतल या उत्तल दर्पण होगा। अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई आधी होनी चाहिए। ये देखो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, देखिए एक बार मैंने पढ़ा था, माइंड में था, तुरंत बिना ऑप्शन देखे ही बता दिया आधी, समझे कि नहीं। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र जल के नीले रंग का होने का कारण क्या है। तो देखिए ये ऊपर भी आप देखे होंगे, जैसे देखिए समुद्र जल में अशुद्ध तो गलत है, ये है कि पानी द्वारा रोशनी का छितराव, यानी जो पानी है वो रोशनी को क्या करता है, फैलाता रहता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित, देखिए छितराव का मतलब क्या है, विकिरणन होता है, रोशनी का प्रकीर्णन होता है। अगला निम्नलिखित में से किसमें वो सर्वाधिक ऊर्जा होती है, लेखपाल में आया था 2016 में आया था। देखिए सर्वाधिक ऊर्जा नीला प्रकाश में होती है, किसमें होती है, नीला प्रकाश। तो ये देखिए कॉन्सेप्ट है, आप कभी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे जितने भी हमारे तारे होते हैं उनमें प्रकाश इसलिए होता है क्योंकि उसमें नीला प्रकाश सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, समझ में नहीं। अगला निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है, तो देख लेते हैं। इसमें सबसे तेज कौन चलेगा, तो प्रकाश चलता है, कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, कई बार बताया वीडियो में। अगला क्वेश्चन क्या है, 54 नंबर है। देखिए 59 क्वेश्चन है टोटल, बस 3-4 क्वेश्चन और बचे। अगला सोना और तांबा पीले प्रकाश को छोड़कर और बैंगनी प्रकाश को अवशोषित करते हैं, यानी पीले और नीले प्रकाश को छोड़कर बैंगनी प्रकाश को अवशोषित करते हैं। अगला है बाथरूम के शीशे और झील पर होने वाला परावर्तन और चश्मे पर पड़ने वाली चमक किस प्रकार के परावर्तन के कारण होती है, तो ये कौन सा है, परावर्तक परावर्तन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा था, तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड संरचना के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है, तो इसमें नहीं बताना है, ये हो जाएगा जर्मेनियम। अगला क्वेश्चन है कि रजत को दीर्घ दृष्टि है, तो उसकी दृष्टि को सही करने के लिए नेत्र विशेषज्ञ उसे किस प्रकार के लेंस की सलाह देते हैं, तो वो सलाह कौन सा होता है, उत्तर होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जा सकता है, तो ये पुतली के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों देखिए ये हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है, हम अगले टॉपिक की ओर प्रस्थान करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, प्रस्थान करते हैं। अगला क्वेश्चन है खगोल भौतिकी, देख लेते हैं। देखिए अब ज़्यादा नहीं बचे, थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे। देखिए जब कॉन्सेप्ट बताता हूँ तभी टाइम लगता है, फर्जी का टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ। अगला क्वेश्चन, हमारे सौर प्रणाली का निकटतम तारा कौन सा है, तो ये है सभी को पता है, अल्फा सेंचुरी। अगला क्वेश्चन क्या है, तो जब रात को आकाश में चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं अमावस्या। क्या कहते हैं, अमावस्या कहते हैं। देखिए मैं आपको बताऊँ, अमावस्या और पूर्णिमा ये दो कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा किसी दिन, जब जियोग्राफी इसकी करा रहूँगा, तो अमावस्या पूर्णिमा ये शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा, अच्छे से करूँगा, माइंड में आपके सेट हो जाएगा। ठीक है, तो दिक्कत लेने का नहीं। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है माह के 15वें दिन चंद्रमा अदृश्य होता है, इस दिन को निम्न रूप से क्या कहते हैं, तो अमावस्या दिवस या न्यू मून डे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा की सतह के गहरे गड्ढे कहलाते हैं,
तो जो गहरे गड्ढे होते हैं वो क्रेटर्स कहलाते हैं। क्या कहता है? क्रेटर्स। अगला क्वेश्चन है अल्पतम सघन ग्रह जिसकी सघनता जल की सघनता से भी कम है, कौन सा है? तो ये क्या है? तो शनि है। क्या है? शनि। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है क्योंकि क्योंकि पृथ्वी का क्या है? पृथ्वी की ध्रुवीय समतल कक्षा के संदर्भ में नत होती है, यानी जो घूमती रहती है। तो देखिए ऋतु, देखिए आप दिन रात किस में होता है? जैसे मान लीजिए, जैसे हम मैं बता दे रहा हूँ ऐसे सिंपल में ऋतु परिवर्तन कब होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा चंद्रमा है, मतलब सूर्य है, सॉरी ये हमारा सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी। जब पृथ्वी अपना चक्कर लगाती है तो साथ में सूर्य का भी लगाती है कि नहीं? यानी ये अपने चक्कर के साथ साथ सूर्य का भी चक्कर ये लगाया करती है और 365 दिन में पूरा करती है। लेकिन अपना एक चक्कर कितने में? 24 घंटे में। तो देखिए जो 24 घंटे में चक्कर पूरा करती है उससे क्या होता है? दिन रात। लेकिन जब ये सूर्य का चक्कर लगाती है तो क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। समझ आया कि नहीं? तो ऑप्शन में यही सबसे उपयुक्त ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी ग्रह की अल्पतम परिक्रमण अवधि होती है, तो ये होती है बुध की सबसे कम होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया? देखिए क्योंकि बुध शुक्र पहले, मतलब बुध ही पहला ही ग्रह है सूर्य के निकट, इसीलिए होती है। अगला क्वेश्चन है कि हिप्पोकेम्स किस ग्रह का चंद्रमा है? तो ये ग्रह कौन सा है? नेपच्यून है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो ये है बृहस्पति। देखिए दोस्तों ये भौतिक ही है, ठीक, फिजिक्स है, नहीं तो सोच ले कि बायोलॉजी वो चल रही है, जियोग्राफी नहीं है, फिजिक्स ही है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर के सूर्य और तारों में ऊर्जा का प्रयोग होता है नाभिकीय संलयन। समझ नहीं? अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। देखिए पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाती है, ये देखिए 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड। इसे ही हम 24 घंटा कह देते हैं नॉर्मल, लेकिन इम्पोर्ट मतलब जो है रियल क्या है? तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड है। अगला क्वेश्चन है उस खगोलीय भौतिक शास्त्री का नाम बताइए जो एक आयंत्रिका रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कह सकता है, वो कौन सा है? तो स्टीफन हॉकिंस थे। अगला क्वेश्चन है मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? तो मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार ये किसे कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। अगला है कि ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है हंटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सौर परिवार में निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित है? तो ये है वरुण। कौन सा है? वरुण है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें 25 क्वेश्चन है, हम 16 पे पहुंच गए हैं। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता? काला दिखाई देता। अगला है किसी तारे की दूरी मापने के लिए कौन सी उचित इकाई होती है? तो देखिए जब हम तारे की दूरी मापते हैं तो वो प्रकाश वर्ष में मापते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आंतरिक ग्रह कौन से कहलाते हैं? तो मैंने बताया था ये हमारे अगर सूर्य है तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये हमारे आंतरिक ग्रह हो जाएंगे और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये हमारे बाह्य ग्रह हो जाएंगे। ये चीज़ मैंने डिस्कस की थी। और देखिए अब इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई आकाश गंगाओं के सुपर क्लस्टर का नाम क्या है? तो इसका नाम है पार्वती। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भवनग्रह क्षुद्र ग्रह पेटी में स्थित है? तो ये स्थित है साइरस। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है तो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि विकिरण बेल्ट चुंबकीय रूप में फंसे हुए अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों की विशाल पट्टी है जो सूर्य को घेरे रहते हैं। ये क्या है? वैन एलेन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? सी। अगला आमतौर पर बृहद ज्वार भाटा और लघु ज्वार भाटा के बीच दिन का अंतराल कितना होता है? तो ये 7 दिन का होता है। अगला क्वेश्चन क्या होता है? निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो देखिए ये बदलता रहता है, कभी शनि होगा तो कभी बृहस्पति होगा। वर्तमान में क्या है? शनि है। अगला क्वेश्चन है कि बिग बैंग थ्योरी की व्याख्या करता है, तो क्या करता है? तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति करता है। ये बहुत अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन कब समझाऊंगा? देखिए मैं चाहता हूँ कि मैं खुद की मतलब जो सब्जेक्ट स्टार्ट करूँ, जो मैंने आज तक सीखा, जो मैंने जाना है, मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज, एकदम गांव का एग्जांपल देकर मतलब अच्छे से समझाना। तो मतलब मैं चाहता हूँ हर सब्जेक्ट समझे। लेकिन आप बताइए 300 लोग हैं, मतलब कम लोग जुड़े हैं, तो अगर मैं इतना एफर्ट करूँगा 20-25 लोग देखेंगे वीडियो तो नहीं मज़ा आएगा। कम से कम मैं सोचता हूँ कि जल्दी से 1000 हो जाएँ, उसके बाद फिर मैं अपना जब शुरू करूँगा चीज़ें तो कम से कम 500-600 लोग तो देखेंगे आराम से। तो क्या होगा? मतलब ज़्यादा बेटर होगा, समझ में? जैसे ये सारी चीज़ें, जैसे पृथ्वी की ऊपरी परत है कैसे बनी, मतलब एग्जाम्पल एकदम गाँव का, तो मतलब ज़्यादा समझ में आएगा, समझे कि नहीं? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये सब धीरे धीरे आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हो जाएगा सब। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा यह एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं? तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं भू समीप पेरोजी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अब देखिए दोस्तों इसमें जो है लास्ट ये हमारा है टॉपिक क्या है? तो विविध है। इसमें जो है 70-80 क्वेश्चन हैं, हम देख लेंगे फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और देखिए पहला देखिए जब भी आपको वीडियो लंबी लगे तो 1.5 पे करके देखिए, मैंने 1000 बार कहा है।
जब भी वीडियो लंबी लगे 1.5 पे कर। देखिए क्वेश्चन ही तो हमें करने हैं, वही यही क्वेश्चन हम हाथ से टाइप करते तभी तो कराए तो है 5-6 हज़ार हाथ से टाइप करके। बहुत टाइम गया, मैंने बहुत टाइम अपना दिया, 4 महीने दिया। और 4 महीने के हिसाब से देख लीजिए, सब्सक्राइबर देख लीजिए, व्यू देख लीजिए, चलेंगे नहीं तो थोड़ा सपोर्ट करते रहिए। देखिए मैं बुक इसलिए करा रहा हूँ ताकि ये क्या हो कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन मैं करा सकूँ। 200 क्वेश्चन 20-30 मिनट में अगर करा रहा हूँ ना तो बहुत ज़्यादा है, एक्सप्लेन भी तो करता हूँ, तो ये चीज़ है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि अल्फा कण क्या है, तो धनात्मक आवेशित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सोल्डर जो कम गलनांक की एक मिश्र धातु है और इसका उपयोग विद्युत तारों को जोड़ने वेल्डिंग के लिए किया जाता है, यह किन से मिलकर बना होता है, तो ये मिलता है सीसा और टिन से मिलता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से क्या है, एक अर्धचालक है, तो देखिए अर्धचालक आपने सुना होगा जर्मेनियम। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा था, तो ठोस अवस्था वाले उपकरणों के लिए अर्धचालक में डोपिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा, आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा था, तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड संरचना के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एलसीडी एक मूल प्रकार का मॉनिटर है, एलसीडी का पूर्ण रूप क्या है, तो देखिए एलसीडी का पूर्ण रूप है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन एलईडी का पूर्ण रूप क्या है, तो लाइट एमिटिंग डायोड। अब देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी होगा, लाइट एमिटिंग डायोड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, बी। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय शक्ति संयंत्र में अपशिष्ट का निस्तारण एक बड़ी समस्या है क्योंकि वह उच्च रूप से रेडियोधर्मी होते हैं। अगला क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा संयंत्र को निर्मुक्त करके वायु को प्रदूषित करता है, तो ये क्या करता है, तो रेडियो सक्रिय विकिरण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के रिएक्टर में सौर ऊर्जा निम्न प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है, नाभिकीय विखंडन के माध्यम से। अगला क्वेश्चन नाभिकीय विखंडन तथा संलयन में अवमुक्त ऊर्जा निम्न प्रक्रिया के कारण होती है, कौन होती है, द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, सी। अगला निम्नलिखित में से कौन सा जैव सहनती ईंधन ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो देखिए ये स्रोत कौन सा है, नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। अगला क्वेश्चन है विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब शुरू हुई थी, मतलब ये आपदा कब हुई थी, तो 6 अगस्त 1945 को हुई थी। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है कि मतलब इसमें खाली ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब इसमें इस ऑप्शन बताना है कि क्या होगा। मतलब को एक्स किरणों की खोज के लिए 1901 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो मतलब वैज्ञानिक कौन थे, तो वो कौन थे, लुई पाश्चर थे। कौन थे, लुई पाश्चर। अगला देखिए इसमें सॉरी ये कौन सा है हमारा जो है, लुई पाश्चर इसकी खोज नहीं की है, वो मतलब रेबीज के टीके की खोज की है। यहाँ मतलब क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि को एक्स की किरणों की खोज के लिए, सॉरी थोड़ा मतलब मिस्टेक है, रॉन्टजन है। कौन है, रॉन्टजन। अगला क्वेश्चन दिया है कि परमाणु संलयन अपक्रिया निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा आधारित, तो E=mc²। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन अल्फा कण को दर्शाता है, तो देखिए इसमें से अल्फा कण को दर्शाता है 2,4-He। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला है कि द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो ये है पिकोनोमीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो देखिए जेट इंजन का आविष्कार जो किया थे वो किए थे सर फ्रैंक व्हीटल ने। अगला क्वेश्चन है 1930 में सीवी रमन को अच्छा किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला, तो भौतिक शास्त्र के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1930 में मिला। याद रखिएगा डेट भी पूछता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भारतीय वैज्ञानिक और भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्रेम के कारण 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत का शोध पत्र प्रस्तुत किया, तो वो कौन थे, यानी वो कौन थे, सीवी रमन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि का प्रयोग हवा की चाल को मापने के लिए किया जाता है, तो देखिए हवा की चाल जो हम मापते हैं वो एनीमोमीटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक फोटोवोल्टिक सेल में निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो कौन सा हो जाएगा, प्रकाश। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है वातावरण की सापेक्ष आर्द्रता को मापने के एक उपकरण है, तो ये कौन सा है, देखते हैं। देखिए आर्द्रता को मापने के लिए तो हाइग्रोमीटर होता है, क्या होता है, हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया, इंपॉर्टेंट है, अल्बर्ट आइंस्टीन। अगला क्वेश्चन है लैक्टोमीटर, तो लैक्टोमीटर की कार्य प्रणाली निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती है, यानी ये दूध मापने के काम आता है, तो ये कहते हैं किस पर आधारित, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो
तो ये कौन सा युग्म सही नहीं है? तो चंद्रशेखरन वेंकट रमन चिकित्सा। अच्छा, आपने एक चीज़ देखा होगा, जब आप डेयरी पे मान लीजिए दूध कोई ले गया तो वहाँ पे एक शीशी लगाते हैं, उसमें लगाते हैं कि नहीं? तो उसमें जानते हैं एक्चुअली क्या मापते हैं? मैंने कहा लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। तो उसमें वो घनत्व तो देखते हैं, क्या देखते हैं? डेंसिटी। अगर मान लीजिए कि आपके उसमें जो है आपने कुछ मिलावट नहीं की, ठीक, अगर आपके दूध का घनत्व कम है, याद रखिए, अगर दूध का घनत्व कम है तो यानी वो प्योर है, यानी उसमें मिलावट नहीं है, पानी नहीं मिलाएगा, तो वो महंगा लगेगा। अगर आपका घनत्व कम है, देखिए घनत्व ज़्यादा कब होगा? जब उसमें मक्खन नहीं होगा, यानी मक्खन अगर ऊपर से मक्खन ऊपर तैरता है कि नहीं बताइए? तो अगर पेवर दूध होगा, जितना पेवर दूध उतना ज़्यादा मक्खन। तो जब मक्खन ज़्यादा होता है तो इसका मतलब है कि मक्खन उस पर ऊपर तैरता है, दूध के ऊपर मक्खन तैरता है। तो जब मक्खन ऊपर तैरेगा तो हल्का है तभी तो तैरता है, यानी घनत्व तो उसका मक्खन का कम है। तो जिस दूध का घनत्व कम होगा और वो क्या है? प्योर है। और जिस दूध का घनत्व अधिक है, यानी उसमें देखिए डेंसिटी देखते हैं, समझ आए कि नहीं? तो ये चीज़ उपयोग करते हैं लैक्टोमीटर मापने के लिए, यानी जिसका घनत्व अधिक है यानी वो दूध जो है प्योर नहीं है, यानी उसमें पानी मिलाया गया है। और जो घनत्व, इसलिए आप देखते होंगे वही बताता है कितने रुपए लीटर लगना चाहिए दूध, कितने में नहीं। सर आई होप आपको पहली बार कहो पता चला हो, तो कोई बात नहीं, देखते रहिए। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, नोबेल पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये कौन सा युग्म है जो सही नहीं है? चंद्रशेखर वेंकटरमन चिकित्सा, ये सही नहीं है। अगला निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? तो ये कौन सा है? जीवाश्म ईंधन, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विशिष्ट सापेक्ष सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है? तो ये प्रकाश का वेग जो है सापेक्ष नहीं। अगला निम्नलिखित में से किसे भारत का स्पेस प्रोग्राम का जनक माना जाता है? तो विक्रम साराभाई को। अगला क्वेश्चन, ईईजी एक परीक्षण जिसका प्रयोग मस्तिष्क में विद्युत गतिविधियों के आकलन के लिए किया जाता है। ईईजी का पूर्ण नाम क्या है? तो इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफ। अब देख लो, ये है ऑप्शन, इंसेफ्लो है इसमें, एक मिनट, इलेक्ट्रो एपिलो ये नहीं होगा। अगला इलेक्ट्रो इंसेफिलो ये है, ऑप्शन नंबर डी है। ध्यान से दीजिए क्योंकि इसमें मतलब एकदम मिला दिया है, समझिए ना, घींच पीस जिसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट ताप पर हवा द्वारा जल वाष्प को धारण कर सकने की मात्रा की तुलना में हवा द्वारा धारित जल वाष्प का मापन है? ये कौन सा हो जाएगा? सापेक्ष आर्द्रता। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है स्टीफन हॉकिंस हैं एक। तो स्टीफन हॉकिंस क्या थे? तो वैज्ञानिक थे। क्या थे? वैज्ञानिक थे। आपने नाम तो सुना ही होगा इनका। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का अचानक हिलना अथवा कांपना जो बहुत ही कम समय के लिए होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे भूकंप कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो देखिए बल विस्थापन 7 हो और रहे संवेग, इतना याद कर लीजिए, ठीक, इतना मुझे याद है, इतना याद कर लीजिए तो उसमें 4-5 आ जाएंगे और इसमें दिया भी नहीं, विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की तीव्रता को दर्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सिस्मोग्राफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जिसमें गैस को ठोस में परिवर्तित किया जाता है? तो ये कौन सी प्रक्रिया? निक्षेपण। अगला क्वेश्चन क्या है? गैस को ठोस में परिवर्तित करते हैं तो निक्षेपण होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। अगला है कि जब बिजली पैदा करने के लिए उष्ण स्रोत या हॉट स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है तो इस प्रकार की ऊर्जा उत्पादन क्या कहलाता है? तो भूतापीय ऊर्जा। कौन सी होती है? भूतापीय ऊर्जा। हिमाचल प्रदेश में मणिकर्णिका एक स्थान है, वहीं पर आपको दिखाई देगा। अगला, सूर्य में आती पराबैंगनी किरणों में हमें कौन बचाती है? तो ये कौन बचाती है? O3 यानी ओजोन। अगला है कि निम्नलिखित में से एक अदिश राशि नहीं है? तो देखिए बल विस्थापन 7 हो और रहे समय, देखिए त्वरण है, ठीक, क्या है? त्वरण है। इसमें क्या है? मतलब अदिश राशि नहीं है तो त्वरण जो है अदिश राशि है नहीं, ये सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि, समझ कि नहीं? ये सदिश राशि, बाकी सारी अदिश राशि है। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु पानी में डूब जाती है तो उसके भार में कमी तो क्या कहते हैं? मतलब इसकी कमी क्या होती है? उसके द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा, यानी उसके बराबर होती है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ डूब गई, जैसे मान लीजिए नाव है, तो जब नाव चलती है ना तो वो जितनी वजन है नाव उससे ज़्यादा वो पानी हटाती है अपने आसपास। जब उससे ज़्यादा पानी हटाएगी तो वो नाव तैरेगी पानी में, लेकिन अगर उससे कम पानी हटाएगी तो वो डूब जाएगी। समझ आएगी नहीं? आगे बढ़ते हैं। अगला है कि टीआरपी का अर्थ क्या है? तो देखिए टीआरपी जो गोदी मीडिया होती है उनकी टीआरपी बढ़ती रहती है, तो वही पूछा है। तो देखते हैं 41 का जो है ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? टीआरपी का
टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पेट या शरीर की बाकी आंतरिक भागों के परीक्षण के लिए उपयोग होने वाली तकनीकी एंडोस्कोपी इस तथ्य पर आधारित है। तो कौन सा तथ्य है, संपूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन है अतिचालकता हेतु वांछित अत्यंत निम्न तापमान प्राप्त करने के लिए क्रायोस्कोपी में प्रयुक्त होता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हीलियम। अगला है परम शून्य वह तापमान है जिस पर क्या है, आणविक गति समाप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है विज्ञान कथा लोकप्रिय विज्ञान के निम्नलिखित लेखकों में से किसने 2001 ए स्पेस ओडिसी लेखक और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में प्रोफेसर का पद संभाला था। ऑप्शन नंबर ए आर्थर सी क्लार्क। देखिए सीजीएल 2022 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन, देखिए चर्चा में रहे होंगे, करंट में पूछ लिया। अगला निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के संस्थापक थे। तो ये कौन थे, तो ये थे महेंद्रलाल सरकार। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस कारक में कमी होने से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है। तो कौन सा हो जाएगा, आर्द्रता। अगला क्वेश्चन क्या है कि शंकुक एक भाग है, ये किसका भाग है, तो ये है सौर घड़ी का। अगला क्वेश्चन है दूरसंचार विभाग भारत सरकार द्वारा मोबाइल हैंडसेट के लिए सभी नए डिजाइनों के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार सितंबर 2022 1 सितंबर 2022 को 1 ग्राम मानक ऊतक से अधिक अणु में विशिष्ट अवशोषण दर SAR की सीमा औसतन निर्धारित की गई है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.6 वाट प्रति किलोग्राम। अगला क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है अल्टीमीटर। अगला क्वेश्चन है पाइप में बहने वाले द्रव के प्रवाह की गति और दर को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है। तो इसका नाम है वेंटियोमीटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि इंफ्रारेड ऑप्टिकल का उपयोग जेट इंजन रोटर वेल्ड के तापमान और गर्म स्थानों को मापने और निगरानी के लिए किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, पायरोमीटर। उच्च ताप बता दिया ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत का क्या महत्व है। इसका महत्व हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। अगला क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर, विद्युत धारा, ग्राफोमीटर। तो देखिए ये हो जाएगा कोण, क्या हो जाएगा, कोण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रत्येक सुबह की कौन सी घटना क्वांटम यांत्रिकी का भाग है। तो ये है अलार्म का बजना। अगला निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं। अब देखिए यहाँ अदिश पूछ लिया, तो अदिश राशि में क्या है, यहाँ पे कार्य है, क्या है, कार्य। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अवरक्त विकिरण को मापता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, विकिरण मापी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए उस साइड थोड़ा कम साफ दिखाई दे रहा है, जबकि पेज एक ही है और मतलब क्लिक भी सही से किया, उसके बाद जो है ऐसा होता है। तो थोड़ा सा मतलब मैनेज कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए अगला है कि निम्नलिखित में से किसमें ओडोमीटर होता है। तो किसमें होता है, कार में। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें कौन सा कथन गलत है, इसमें है दाब के मात्रक को मीटर में रेखांकित करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर का प्रयोग शरीर के तापमान को मापने के लिए किया जाता है, जिसकी सूचना 35 डिग्री सेंटीग्रेड से मतलब 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि फुल्मिनोलॉजी का अध्ययन क्या होता है। तो यह था आकाशीय बिजली। अगला क्वेश्चन, पनडुब्बियों में समुद्र स्थल से ऊपर की चीज़ों को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ये उपकरण कौन सा होता है, पेरिस्कोप। अगला क्वेश्चन है कि राइट बंधुओं ने दुनिया की पहली सफल नियंत्रित संचालित उड़ान को कब पूर्ण किया था। तो ये किए थे 1903 में। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, राइट बंधुओं का नाम बताइए जिन्हें हवाई जहाज के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। तो ये कौन सा हो जाए, विल्डर और ओरविल। अगला निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने केवलर का आविष्कार किया था। तो ये कौन सा है, स्टेफनी लुइस कोवलेक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने डायनामीटर का आविष्कार किया था। तो ये क्या थे, अल्फ्रेड नोबेल। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं बचे हैं। अब इसमें जो है 83 क्वेश्चन है, 67 हो ही गए, लगभग 15 क्वेश्चन है। अगला, ऊर्जा परिमाण की खोज के लिए 1918 में किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था माइल्स कॉल्स अंड्स लुडविग फ्लाइंग को। देखिए बहुत बड़ा नाम है। अगला, वैज्ञानिकों के योगदान जिनके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन सीवी रमन। ठीक, उसके बाद एक्स किरणों का परिवर्तन जैक्स ओन ल्यू। अगला है जीमैन प्रभाव हेनरिक लोरेन। अगला क्वांटम। तो देखिए इसमें जो है ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये गलत दिया हुआ है।
अगला क्वेश्चन है सुपर कंडक्टिविटी की खोज द्वारा की गई जिन्हें 1913 में भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये थे कॉमेलिंग ओन्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि केपलरी फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो वाटरमैन ने किया था। किसने? वाटरमैन ने किया था। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि का प्रयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर दबाव को मापने के लिए किया जाता है? तो टोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि ठोसों को उनके घटक कणों की अवस्था में मौजूद क्रम की प्रकृति के आधार पर क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को सैद्धांतिक भौतिकी में उनकी सेवाओं के लिए विशेष रूप से फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम की उनकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये क्या हो जाएगा? एल्बर्ट आइंस्टीन। अगला है कि भौतिकी और खगोल विज्ञान में घटना का नाम क्या है जिसमें एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रकाश स्रोत को रखे जाने पर वर्णक्रमीय रेखा को दो से अधिक घटकों को थोड़ा अलग आवृत्ति में विभाजित करना शामिल है? तो ये क्या हो जाएगा? जीमैन प्रभाव। अगला है दोहरा विरोधाभास के साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या जुड़ा है? सापेक्ष का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है कि फौकॉल्ट के पेंडुलम के दोलन की सतह के घूर्णन के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो ये कोरियोलिस बल है। अगला क्वेश्चन है शब्द एस्कारियन प्रभाव का संबंध विज्ञान के किस प्रकार क्षेत्र से है? तो ये किससे है? भौतिकी से है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा हीट को मापने के लिए किया जाता है? तो यह है कैलोरीमीटर। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारी पानी की खोज किसने की है? तो भारी पानी की खोज यूरे ने की है। अगला क्वेश्चन डायनमो की खोज किसने की? तो डायनमो की खोज की है माइकल फैराडे। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न में से किस संस्थान को प्रथम आईआईटी यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था? तो पहला आईआईटी था खड़गपुर। अगला क्वेश्चन क्या निम्नलिखित में से किसने विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार जीते? तो देखिए मैडम क्यूरी। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए? तो ये कौन थे? जॉन बर्दीन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये भौतिकी में प्राप्त किए हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देखिए भौतिकी केमिस्ट्री में की है, ध्यान नहीं, देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर लेकिन सी सही है, ठीक। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारी पूरी जो है फिजिक्स कंप्लीट होती है और आप आई होप आपको मतलब मज़ा आया होगा पढ़ के और समझ में भी आया होगा, बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई भी है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं, उसके बाद केमिस्ट्री करेंगे क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन केमिस्ट्री से देखने को मिलते हैं। तो हम बायोलॉजी अब पढ़ेंगे, ठीक। बायोलॉजी के बाद फिर केमिस्ट्री देखेंगे। तो मिलते हैं कल। और देखिए दोस्तों अगर मेहनत पसंद आए ना तो ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए और सब्सक्राइबर थोड़े बढ़ाइए दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत करता हूँ, पसीना से भीग जाता हूँ 12-1-2 बजे। तो मतलब थोड़ा सा मेहनत करते रहिए, ठीक। तो आप भी सपोर्ट करिए, हम भी कर रहे हैं। और तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।